हेलो एस्पिरेंट्स, पीआईबी वीकली डिस्कशन सीरीज के अंदर आप सबका स्वागत है। और देखो, अब से हम वीकली के अंदर ऐसा करेंगे कि अब मंडे टू मंडे हम डिस्कशन शुरू करेंगे। और हो सकता है अगला जो वीक आ रहा है उसके अंदर मंडे को थोड़ा अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, तो शायद हो सकता है कि संडे को रखें, या फिर हो सकता है कि हम मंगलवार को रखें, या फिर पहले बन गया है तो उसको शेड्यूल करके मैं कोशिश करूंगा कि मंडे को शाम को ही यदि शेड्यूल करके वैसे डाल दिया जाए तो वैसा भी कर सकते हैं। तो हम देख लेंगे। तो आप थोड़ा सा ऐसे तैयार रहना, और बाकी हम मंडे टू मंडे करेंगे कि एक संडे से लेके दूसरे संडे तक के जितने भी आर्टिकल हैं उनको एक साथ में कंबाइन करते हुए हम चलेंगे। और देखो, अभी हमारा रक्षाबंधन का वो जो 15 अगस्त वाला ऑफर था उसी को ही आगे बढ़ाते हुए हमने 20% अभी भी जारी रखा है। और ये सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। ये हमारी ऐप है स्टडी विद डीजे, यहाँ पे जाके आप अवेल कर सकते हो, देख सकते हो। सारे कोर्सेज के अंदर 20% डिस्काउंट है। जैसे आंसर राइटिंग है तो वो इस टाइम पे, इस बार जो आंसर राइटिंग के जो प्रोग्राम चल रहा था, आपको पता है कि उससे बहुत सारे क्वेश्चन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैच किया है। और बच्चे, ऐसा है कि हर एक पेपर के अंदर 17-18 क्वेश्चन करने के लिए आसानी से ऐसे तैयार हैं कि हाँ मुझे तो ये आता ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रखा है। जो आंसर राइटिंग के अंदर पहले से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। और जैसे नया नया ट्रेंड आता है तो उसके हिसाब से भी, जैसे अब पीआईबी के अंदर भी मैंने देखा कि जो पेपर 3 है, तो पेपर 3 के अंदर मुझे 15 क्वेश्चन के समथिंग डायरेक्टली, मतलब जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इनको थोड़ा थोड़ा यदि एक एक टॉपिक को छोड़ दिया जाए, बाकी पीआईबी से लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। और बार बार हम उन्हीं चीज़ों को रिवाइज कर रहे थे। जैसे मतलब एग्रीकल्चर वाले सेक्टर के अंदर हो गया, एक दिन मैंने पहले बताया भी था आपको कि ये मिशन वगैरह हैं, ये आने वाले हैं, जैसे दलन वाला और तिलन वाले मिशन है, तो वो मैंने बताया था कि इस बार के जो मेंस होगा उसके अंदर आने की संभावना है, और वो हुआ भी है इस बार। ठीक है। और जैसे मतलब वो मिशन वाला है तो वो उसके अंदर मिशन, ये दलन तिलन बागवानी मिशन, उसके साथ में और चीजें भी जोड़ सकते हैं, जोड़ना है। लेकिन ये दोनों मिशन है, ये आपके लिए काम आए थे इस बार, यदि आपने मेंस दिया है, यदि आप देख रहे थे। उसके अलावा भी बहुत सारे, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हो गया, या फिर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वगैरह, ये सारी चीजें हम बात करते रहते हैं, डेली हम बात करते हैं, मतलब बार बार रिपीटेटिवली हर एक टॉपिक को हमने 5-7 बार किया है हमने। ठीक है। तो आप देख लो कि मेंस के अंदर कितना ज्यादा पीआईबी का, आंसर राइटिंग का कितना ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। और मान लो एक बार फ्री हो जाता है, उसके बाद में मेंस की तैयारी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे यदि आपने अच्छे से इसको, मेंस आंसर राइटिंग को तैयार नहीं किया है, या फिर आपके पास में सेलेक्टिव डेटा नहीं है, आपने एक एक कंज्यूम कर रखी हैं चीजें, उनको बार बार यूज नहीं किया है, तब तक आप मेंस के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो देखो, आज काफी सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर से कुछ रिपीटेटिव है, फिर कुछ है तो वो है कि आपके लिए थोड़ा सा, ये देखो जैसे लास्ट वाले हैं, ये छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट वाले थोड़ा कम होता है कि एक एक वन वन पेज के इस टाइप में आंसर हैं, तो मतलब आर्टिकल होंगे, तो वो देखने को मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आज पहला आर्टिकल देखो, कतर और इंडिया, इन दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ है। और ये यूपीआई से कतर के अंदर जो बाहर रहने वाले हमारे भारतीय हैं, तो वो रेमिटेंस वगैरह यदि भेजना चाहते हैं तो वो इंडिया के अंदर डायरेक्टली भेज सकते हैं पैसा। कैसे? वहाँ के पोस्टल पेमेंट बैंक है, मतलब पोस्टल जो बैंक है, जैसे पोस्ट ऑफिस, डाकघर मानो आप, बैंक नहीं, पोस्ट ऑफिस ही है वहाँ पे। तो क्या है कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू वहाँ पे जाएंगे और अपना एक आधार कार्ड या फिर कोई भी आईडी है तो वो उनको दिखानी पड़ेगी वहाँ पे। और उसके अलावा जो भेजना है जिसको, उसकी यूपीआई आईडी उनको बतानी होगी, और उसके बाद में वो पैसे भेज देंगे। और वो क्या है कि 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तक एक बार के अंदर वो भेजे जा सकते हैं वहां पे। ठीक है। और उसके अलावा जैसे उनको कुछ सर्विस टैक्स वगैरह और वो भी लगता है। तो लेकिन क्या है कि ये अभी तक ऐसा नहीं बताया है कि यूपीआई पूरी तरीके से लागू हो गया है, लेकिन इसके अंदर ये बता रखा है कि देखो, फ्लैट क्यूआर इतना पर ट्रांजेक्शन, इतना पैसा वैसा लगेगा, ये सब बता रखा है इसके अंदर। तो देखो, डायरेक्टली ये नहीं बता रखा कि ये अब कतर भी है तो इसके अंदर किस तरीके से ऐड हुआ है, वो सारा नहीं बताया। लेकिन आपको अभी तक इतना ही डेटा याद रखना है कि डाकघर के द्वारा आप कतर से इंडिया के अंदर भेज सकते हो पैसा, बस इतना याद ध्यान रखना है। डाक केंद्रों के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों के अंदर पैसा भेज सकते हो। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है एक, तो वहाँ का जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, जो मतलब वैसे वर्ल्ड वाइड ही होता है ये, तो ठीक है। और ये कतर का पोस्ट है, इंडिया पोस्ट है, तो इन्होंने क्या है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, इसके इंटरकनेक्शन का एक प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा। और एनआईपीएल है, जो एनपीसीआई है, उसके इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है, उसकी कंपनी है, उसका नाम है, तो उसके संयुक्त सहयोग से ना इसको विकसित किया गया है। और यूपीआई आईडी है, ये देनी पड़ेगी आपको, और पहचान विवरण देना पड़ेगा अगले की, यूपीआई आईडी जिसको पैसा भेजना चाहते हो, और पहचान विवरण देना होगा। और अधिकतम 1 लाख रुपए आप भेज सकते हो, और शुल्क वगैरह भी लगेगा 15 कतर वगैरह, ये आपको याद नहीं रखना है। बस ऐसे कि सर्विस टैक्स वगैरह भी लगेगा, आपको ये ध्यान रखना है कि फ्री के अंदर ये सेवा उपलब्ध नहीं है। ठीक है। चले आगे चलते हैं। देखो, ये आर्टिकल है मंगोलिया के उलन बातर के बातुर के अंदर, यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन है ये। ठीक है। तो उसका कोप 17 है।
ये मंगोलिया के उलन बातूर के अंदर अभी हो रहा है। तो इसके अंदर क्या है कि भारत ने घास के मैदान है और अन्य खुले प्राकृतिक इकोसिस्टम है उसको पहली बार मार्गदर्शिका वगैरह ये जारी किया है। देखो पहले हमारी एक टेंडेंसी रहती थी, इंडियन गवर्नमेंट की ये टेंडेंसी रहती थी कि ये जो घास के क्षेत्र हैं या फिर मैदानी भूमियां हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मरुस्थल वगैरह है, ये ग्रासलैंड वगैरह हैं, जैसे मतलब इंडिया के राजस्थान के अंदर आप देखो कि जैसे गोचर भूमियां इस तरीके से होती हैं, ओरण कहते हैं जिसको क्षेत्र, बन्नी ग्रासलैंड है जैसे गुजरात के अंदर है। फिर उसके अलावा भी बुग्याल हो गया, ये सब जितने भी ग्रासलैंड है तो उनको इस तरीके से माना जाता था कि यहाँ पे क्या है कि कुछ सोलर प्लांट वगैरह लगा के उनको बंजर भूमि घोषित कर दिया जाता था, और सोलर प्लांट वगैरह लगा दो या फिर कुछ ऐसे घास भूमि है तो वहाँ पे एक हरी भरी ये तरीके से बनाने के लिए प्लांटेशन वगैरह अलग तरीके से करना, तो उसकी कोशिश वगैरह की जाती थी। लेकिन वो क्या है कि रणनीतियां है ना फेल हो गई, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वो पानी ज़्यादा लेने वाली फसलें वगैरह इस तरीके से, फसलें क्या वो पेड़ वगैरह यूज में आते थे, बंजर भूमि है तो वो ज़्यादा हो रही थी। फिर उसके बाद में जो ग्रासलैंड है वो खत्म हो रहे हैं, और जो प्राकृतिक आवास है, जो जैव विविधता है वहाँ की, वो खत्म हो रही थी। तो उसकी वजह से क्या है कि सरकार ने अब थोड़ा सा अपना जो स्ट्रेटजी है वो चेंज किया है, और इसके अंदर क्या किया इन्होंने कि इकोसिस्टम में पहली बार मार्गदर्शिता जारी की है कि यूएनसीसीडी के अंदर ये कहा गया है कि जो कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन है, इसके अंदर जो हमारे घास के मैदान है या खुली भूमियां हैं तो उनको बंजर भूमि न मानते हुए हम उसको अच्छे से उसी को ही संभाल के रखेंगे और उसको ज्यादा डेजर्टिफाइड नहीं होने देंगे। इसके लिए क्या है कि इन्होंने प्रयास किए हैं और विज्ञान आधारित संरक्षण की बात की है इन्होंने। ठीक है, अब देखो स्वस्थ घास के मैदान है, ये क्या है जैव विविधता के सूचक है। फिर आजीविका और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के लिए भी ये आवश्यक है, तो इसलिए इनकी जो इंपॉर्टेंस है, ग्रासलैंड की इंपॉर्टेंस है, वो भारत सरकार ने अभी मानी है। ठीक है, और यूएनसीसीडी के अंदर वहां पे इन्होंने एक मार्गदर्शिका वगैरह जारी की है। तो देखो इसको क्या कहा जा रहा है, ओपन नेचुरल इकोसिस्टम, इसके लिए एक मार्गदर्शिता वगैरह जारी की है, मतलब वन है इसका नाम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे पर्यावरण मंत्रालय है, इसके मार्गदर्शन के अंदर किया गया है, और उसके अलावा भी कई संस्थाएं हैं जैसे एट्री है, आईयूसीएन है, आईसीएफआरई है, इसरो है। इसरो के क्या है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, ये प्रमुख संस्थाएं हैं, तो इनके सहयोग से ये मार्गदर्शिता वगैरह जारी की गई है। अब देखो जैसे बंजर भूमि है ना, पहले मान लिया जाता था, अक्सर झाड़ी वगैरह और ये सब होती थी तो उनको बंजर भूमि मान लिया जाता था, लेकिन उसके अंदर चेंज किया गया है, उस स्ट्रेटजी के अंदर, उस अप्रोच के अंदर चेंज किया गया है। और ओरन और गोचर भूमि है, ये सिद्ध करते हैं कि ये क्षेत्र जैव विविधता, आजीविका, जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता, इन सब के लिए बहुत आवश्यक है। ये राजस्थान के अंदर ओरण और गोचर भूमि होती है। ठीक है, फिर हिमालय और तराई क्षेत्र हैं, वहां पे हो गया, थार के मरुस्थल हैं, दक्कन के अंदर जो सवाना क्षेत्र है वहां पे भी ग्रासलैंड होते हैं। फिर पथरीले पठार वगैरह है। फिर तटीय क्षेत्र है तो वहां पे भी कुछ जगह ऐसे मैदानी भाग पाए जाते हैं। तो ये सब है ना, यहाँ तक इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे ये फैले हुए हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि बन्नी ग्रासलैंड हो गया, बुग्याल हो गया, या फिर शोला फॉरेस्ट है तो वो भी इसके अंदर घास के जो क्षेत्र हैं उसी के अंदर ही आता है। तो मतलब इंडिया के अंदर कौन कौन से पाए जा रहे हैं वो बता रहा हूं मैं। तो अब क्या है कि जैसे ये मृदा जल प्रक्रियाओं में योगदान देते हैं, अपनी मृदा के अंदर पर्याप्त कार्बन संग्रहण करते हैं, कार्बन सिक्विस्ट्रेशन है वो करने का प्रयास करते हैं, और ये लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी लक्ष्यों को प्राप्त करने में ना ये सहायक होंगे। जैसे मतलब जितने इसका न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है तो इसका मतलब यही है कि लैंड डिग्रेड ना हो, बंजर भूमि है तो वो बढ़ती ना जाए, उसके लिए न्यूट्रलिटी लानी है कि जितना हमने सुधार किया है। जैसे बोन चैलेंज था हमारा, आपको पता होगा बोन चैलेंज है, तो उसके अंदर क्या था 2036 तक शायद, है ना, और कितना था शायद 23 या 26 इस तरीके से था, नहीं 30 के अंदर था कुछ, 30-31 के समथिंग था या ऐसे है कि जो मिलियन, हाँ तो बोन चैलेंज है तो इसके अंदर 2036 तक इतना जो लैंड एरिया है, मतलब हेक्टेयर वगैरह है, तो 31 मिलियन हेक्टेयर है इस तरीके से था इसके अंदर। तो उसको बंजर भूमि से निकालने के लिए प्रयास था, एग्जैक्ट मुझे डाटा याद नहीं है लेकिन मैं एक कनेक्ट करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप देख लेना। फिर इसके महत्व के वगैरह देखो, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है इसके लिए हो गया। फिर घास के जो मैदान हैं या फिर चारागाह हैं वो सब बचाए जा सकेंगे इसके द्वारा। फिर जो जैव विविधता है उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं वो आप समझ सकते हो। लेकिन इसको आपको याद रखना है, ओपन नेचुरल इकोसिस्टम है, इसके लिए मार्गदर्शिता जारी की गई है, और एट्री वगैरह ये इंस्टीट्यूट है, इनका ध्यान रखना है आप लोगों को बस। ठीक है, और चलो आगे चलते हैं फिर। अब देखो ये अगला आर्टिकल है, ये यूडीआईएससी, ये सरकार जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग साक्षरता के अंदर कितने कितने कैसे प्रयास किए गए हैं उनके बारे में सरकार रिपोर्ट निकालती है, और इसके अंदर स्कूली साक्षरता शिक्षा और साक्षरता विभाग है, ये हेल्प करता है।
ये प्रबंधित करने का काम ये करता है। और फिर उसके बाद में ये रिपोर्ट निकाली जाती है, ये हमारे क्या है मेंस के अंदर काम आने वाला है। ये जो डेटा है ये हर साल निकाला जाता है और ये मेंस के अंदर हमारा डेटा काम आने वाला है। देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके कार्यान्वयन की साक्ष्य आधारित योजना वगैरह, प्लानिंग वगैरह कैसे चल रही है, तो उसके बारे में इन्होंने पता लगाया है। इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर बात की गई है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जा रहा है और क्या क्या सफलताएं हासिल की हैं। ठीक है, तो जैसे छात्र शिक्षक रेशियो है, टीचर है और स्टूडेंट है, उसका रेशियो कितना है, 24.1 है। मतलब 24 स्टूडेंट पे एक टीचर अभी अवेलेबल है इंडिया के अंदर। और 2020 की एनईपी थी उसके अंदर कितना बता रखा था, 30 पर एक। मतलब ये अच्छी स्थिति है कि 24 पर एक है, उसके अंदर कहा था कि 30 स्टूडेंट पे कम से कम एक टीचर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 24:1 है, इसलिए मतलब हम अच्छी स्थिति के अंदर है अभी, जितना हमने टारगेट किया था उसके अनुसार। फिर उसके बाद में महिला सशक्तिकरण की वुमन टीचर वगैरह कितनी है, 54.9%। मतलब 55% लगभग महिला टीचर हैं। और हिस्सेदारी, जो लड़कियों की हिस्सेदारी है, लड़कियां जो छात्रा हैं उनकी हिस्सेदारी भी लगभग 50% है, लगभग मतलब 48.50 से थोड़ा कम है। ठीक है, स्कूल नामांकन अनुपात है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, जो सेकेंडरी लेवल पे कितना है, मतलब माध्यमिक 10th लेवल तक कितना है, 71.7% है। और मिडिल स्तर तक, उससे पहले 8वीं क्लास तक होता है, तो वो 89% है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो अच्छा चल रहा है अभी। ठीक है, फिर उसके बाद में ड्रॉप आउट दर है, उसमें गिरावट आई है कि ड्रॉप आउट दर है तो उसके अंदर गिरावट आई है। और जैसे माध्यमिक स्तर पे 7%, 1.8%, ये थोड़ा सा आप जो जो डेटा आपको लग रहा है कि मैं ये यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप देखना, उनको उनको लिखना है। तो ये स्पेशली इसको, इसको और इसको, इन तीन डेटा को तो पक्का लिखना है आपको। फिर जैसे ओबीसी है, देखो सामाजिक समावेशन है कि ओबीसी समुदाय है, सबसे ज्यादा एनरोलमेंट है वो उनका है। फिर उसके बाद में एससी एसटी है, तो उनका मिला के कितना है, 27.7% है, इतना है। और जनरल का बाकी जो बचा है वो हो गया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है ओबीसी समुदाय की है। फिर उसके बाद में बुनियादी ढांचे के अंदर सुधार है, जैसे एकल शिक्षक है, मतलब एक स्कूल के अंदर सिंगल टीचर ही होता है, तो ऐसे स्कूलों के अंदर भी कमी आई है। उसके बाद में शून्य नामांकन है, भाई जीरो एनरोलमेंट किसी स्कूल के अंदर है, तो उन जो स्कूल हैं उनके अंदर भी कमी आई है। अब डिजिटल प्रगति वगैरह, जैसे 69% स्कूल है तो उनके अंदर कंप्यूटर वगैरह है, 67% है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है। और स्कूल ये शिक्षा मतलब सुरक्षित पेयजल वगैरह है, तो लगभग 100%, 99.5%, जैसे मतलब कीटाणु मारते हैं उसी तरीके से 99 लगाए इन्होंने। तो स्कूलों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है, ये रिपोर्ट है, यूडीआईएससी है, तो इसके बारे में और ये आप ध्यान रखोगे इस रिपोर्ट को, मतलब ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। ठीक है, तो आप कहीं भी इसको कोट कर सकते हो, महिला सशक्तिकरण के अंदर, स्कूल एजुकेशन के अंदर, कहीं भी। ठीक है, तो जहां पे आपके सूटेबल लग रहा है। अब अगला आर्टिकल है ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, इसके बारे में है, उसके नियमों की जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया है। देखो, नियमों के जागरूकता सत्र वगैरह आयोजन किया गया है, हमें सत्रों वगैरह से कुछ नहीं करना। बस हमें काम क्या है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये क्या है। ये क्या है कि ईयू की एक परियोजना है, या फिर ऐसे मानो कि इन्होंने अभी एक फिट फॉर 55, मतलब इनको 2030 तक ग्रीन हाउस गैस है उनको 1990 के स्तर से, 1990 का जो स्तर है उससे 55% तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है वो कम करना था। अब क्या है कि वहां पे यूरोप के अंदर कुछ नियम वगैरह बहुत ज्यादा सख्त कर दिए हैं। और जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन या कार्बन उत्सर्जन वगैरह जो भी कंपनियां या फैक्ट्रीज वगैरह वो कर रही हैं, तो उनको क्या है कि उनके लिए मानक वगैरह सख्त कर दिए हैं। अब उन सख्त मानकों की वजह से क्या करते हैं वहाँ की कंपनियां हैं, तो वो बाहर जाके अपना उत्पादन करती हैं। और जैसे इंडिया के अंदर उन्होंने फैक्ट्री लगा ली, या फिर कहीं दूसरी जगह जहाँ पे पर्यावरणीय मानक है, तो वो इतने ज़्यादा हार्श नहीं है, हार्ड नहीं है, तो वहाँ पे जाके वो अपनी फैक्ट्री वगैरह स्थापित करते हैं। और फैक्ट्री स्थापित करने के बाद में वहाँ पे यूरोप के अंदर उनको बेचना है या फिर कहीं भी बेचना है, वो अपना बेचते रहते हैं। तो अब क्या है कि यूरोप कहता है कि हम ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है ये लगाएंगे। इससे क्या होगा कि जो कंपनियां हैं वो बाहर से हमारे यहाँ पे आयात या हम करते हैं या फिर वहां से निर्यात करते हैं, तो क्या है कि हम जो आयात टैक्स है, तो इंपोर्ट ड्यूटी है, तो वो लगा सकें, और वो कार्बन ड्यूटी हो उसको लगा सकें। और इससे क्या है कि हमारे यहाँ के जो उद्योग हैं तो उनको जो सूटेबिलिटी रहे, या फिर उनके जो दाम है तो वो ज़्यादा नहीं लगें, और बाहर वाले जो आयात है तो वो ज़्यादा ना हो जाए। इसके लिए क्या है कि ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, इसकी शुरुआत की गई थी। अब क्या है कि इंडिया वगैरह ये जो विकासशील देश हैं, तो ये कहते हैं कि हम क्या है कि कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। हम मानते हैं उसको ही है कि हमने पहले कितने सालों से हमने इतना जलवायु परिवर्तन में योगदान दिया ही नहीं है, हमारी फैक्ट्रीज वगैरह थी ही नहीं, तो हम इतना टैक्स क्यों लें।
मतलब हम टैक्स का बर्डन है तो इतना क्यों लें, तो इसके लिए क्या है, अब ये विवाद वगैरह हमेशा डब्ल्यूटीओ के अंदर ये चलता रहता है, ठीक है। लेकिन हमारे काम का क्या था, सीबीडीआर है, इसके बारे में ये फिट फॉर 55 है, इसका हिस्सा है, ये ईयू का है, और 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है 55% तक कम करना है, ये बात है, ठीक है। और कार्बन लीकेज है, इसको रोकना इसका काम है, कार्बन लीकेज को रोका जाएगा। अब आयात पे टैक्स है, ये मैंने आपको बता दिया कि कार्बन शुल्क देना होता है, और समान अवसर है, ये सुनिश्चित करेगा कि आयातित उत्पाद है जो ईयू के अंदर यदि प्रवेश करने वाले हैं तो उनकी आयातित शुल्क वगैरह वो ना लगे, इसके लिए है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर कार्बन इंटेंसिव उद्योगों पर लागू होगा, जो मतलब कार्बन ज्यादा उत्सर्जन करने वाले उद्योग है उन पे ये लागू होगा, जैसे लोहा हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, एल्यूमिनियम उद्योग है, उर्वरक फर्टिलाइजर है, बिजली है, हाइड्रोजन है। शुरुआत के अंदर ये जो ज्यादा इंटेंसिफाई वाले उद्योग हैं उन पे ईयू ने लागू किया है कि ये वाले उद्योग हैं इन पे हम लागू करेंगे, इन पे आयात शुल्क है वो हम लगाएंगे, इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, वो भी कार्बन टैक्स के तहत पे, ठीक है। तो लागू होने की समय सीमा संक्रमण काल है, मतलब 2023 से शुरू कर दिया था, लेकिन अभी क्या है कि 1 जनवरी 2026 से इनके आयातकों को वास्तविक रूप से है ना, इसको प्रमाण पत्र वगैरह, ये टैक्स चुकाना, ये सारा कुछ चालू कर दिया है। अब क्या है कि भारत अपना निर्यात नहीं कर पा रहा है ईयू के अंदर, तो इसलिए क्या है कि अभी ये सत्र वगैरह का आयोजन किया जा रहा है कि जो निर्यातक हैं उनको थोड़ा जागरूक किया जाएगा कि इसको संभालना कैसे है, ये जो टैक्स है, टैक्स सिस्टम है, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, या फिर अपनी कंपनी के अंदर ही हम इस तरीके से बनाएं, या फैक्ट्री के अंदर ऐसा जो मैकेनिज्म है उसको करें, या फिर कार्बन क्रेडिट वगैरह सिस्टम अभी जो इंडिया ने शुरू किया है तो उसके अंदर भी इसको हेल्प मिल सकती है कि हम यहाँ पे ही टैक्स लगा रहे हैं तो यूरोप नहीं लगाए, तो ये भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसका पूर्ण कार्यान्वयन हो चुका है और इसके लिए ये सत्र वगैरह आयोजित किया जा रहा है। अब देखो निर्यात पे असर होगा, इसका पता है आपको, लागत में वृद्धि हो जाएगी, और टैक्स लगेगा तो लागत में वृद्धि होगी भारतीय कंपनियों के लिए। फिर व्यापार विवाद है, तो डब्ल्यूटीओ के अंदर ये चल ही रहा है कि संरक्षणवादी वगैरह आ रही है, सारी चीजें चली रही हैं, ये आपको पता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये बीच में आ गया है, मेरे को वैसे तो इसको लास्ट में लेना चाहिए था, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, और ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट वाले हैं, उनको थोड़ा सा मैंने लास्ट में रखा था, लेकिन इसको थोड़ा बीच में ले आया हूँ। लेकिन क्या है कि इसमें 2-3 चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है, और पीसीएस के लिए तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर से, ठीक है। और स्पेशली आपके स्टेट का यदि कोई खिलाड़ी है इनके अंदर से तो आपको पक्का याद रखना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है 2025 का, कि मतलब कोई एनजीओ है या फिर कोई कंपनी है, कॉर्पोरेट संस्था है, तो वो क्या है कि खेल जो विकास के लिए कार्य कर रही है, उनको हेल्प कर रही है, तो उनको मिलता है। ये आर्मी पैरा ओलंपिक नोड है ये, ठीक है, ये संस्था है, ये पुणे की है, इसको प्रदान किया गया है, राष्ट्रीय खेल को प्रोत्साहन देने वाला पुरस्कार है, ये दिया गया है। फिर अर्जुन पुरस्कार है, ये लाइफ टाइम, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम सिर्फ एक ही आदमी को दिया जाता है हर साल जो होता है। उसमें क्या है कि आई अरुम अरुमई नायगम, ये हैं, ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, इनको मिला है, ठीक है। ये 2 चीजें आपको स्पेशली ध्यान रखना है। उसके बाद में तो क्या है कि जैसे अर्जुन पुरस्कार हैं 17 खिलाड़ियों को दिया गया है, बहुत सारे हैं, जैसे रुद्रांश खंडेलवाल हैं, फिर जैसे दिव्या जितेंद्र देशमुख है, दिव्या देशमुख हो गए, है ना। फुलेला गोपीचंद थे, उनकी बेटी हैं शायद ये, फुलेला गायत्री गोपीचंद है बैडमिंटन के अंदर। तो ऐसे खूब सारे हैं ये, तो इनको सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, पीसीएस के लिए आप कर रहे हो तो अपने स्टेट का जो कम से कम आप याद रखना कि कौन सा है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इसमें क्या है कि 2 श्रेणियों के अंदर दिया जाता है द्रोणाचार्य, मतलब एक जो कोचेज वगैरह होते हैं उनकी कोचिंग के अंदर किसी जो खिलाड़ी है उसने अच्छा प्रदर्शन किया है तो उसके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और ये तो क्या है, पिछले 4 साल के अंदर होता है, अर्जुन पुरस्कार है पिछले 4 साल के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कुछ खिलाड़ी होते हैं तो उनको दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार मैंने आपको बता दिया, तो कोचेज को दिया जाता है, मतलब प्रशिक्षकों को। तो ये नियमित श्रेणी और लाइफ टाइम श्रेणी इनके अंदर दिया जाता है। तो ये धर्मेंद्र सिंह यादव हैं, वीरेंद्र कुमार हैं, ये थोड़ा सा आप देख लेना बस, ठीक है, जो स्पेशली पीसीएस के लिए देख लेना। यूपीएससी के लिए इनमें से मैंने जो हाईलाइट कर रखा है ये 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और अर्जुन पुरस्कार है, ये 4 साल से दिया जाता है, ये थोड़ा सा आप देख लेना। अब देखो ये अगला आर्टिकल है, ये सेमिकॉन इंडिया के बारे में है, और सेमी है इसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है, और आईएसएम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है। ये सारी चीजें हम पहले कर चुके हैं, और स्पेशली जो सेमिकॉन इंडिया की सेमिकॉन इंडिया है तो ये तो हम कर ही चुके हैं। इसमें क्या है, ये एक सेमीकंडक्टर सम्मेलन वगैरह है, इसकी प्रदर्शनी वगैरह है, तो ये भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एमआईटी है, फिर भारत सरकार का सेमीकंडक्टर मिशन है, ये सेमी है। तो ये संयुक्त मिलके संयुक्त तरीके से, और ये देश के प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेंगे, और नवाचार वगैरह कहाँ कहाँ पे जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं तो उनको बनाने के लिए प्रोत्साहन कैसे दिया जाए, इन सब के बारे में सेमिकॉन इंडिया है, इसके अंदर प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। फिर ये सेमी है, सेमी क्या है कि ये उद्योगों का संघ है, इसके अंदर लगभग 4,000 से ज्यादा, देखो आपूर्ति श्रृंखला 4,000 से ज्यादा कंपनियां हैं, और अलग अलग बहुत सारे मतलब 1.5 लाख से ज्यादा पेशेवर वगैरह हैं, वो मिलके
एक संगठन टाइप में बना के, और ये किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो वो सेमी है तो इसके अंदर जाके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, या फिर सेमीकंडक्टर है तो ये इसकी फैब वगैरह बनाना, या फिर कुछ छोटी छोटी जो हेल्प होती है वो सब है ये सेमी के तहत की जाती है। ये एक उद्योगों का मंच है, ठीक है, इस तरीके से आप याद रखो। और ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है कि सेमीकंडक्टर को मतलब वैश्विक केंद्र केंद्र के रूप में ना भारत को बनाने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि सेमीकंडक्टर यहाँ पे इंडिया के अंदर अच्छे से बने, चाइना पे निर्भरता वगैरह कम हो, ग्लोबल हब बने, ये सब है। तो ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में है, ठीक है। अब देखो आगे है, अब 12वीं ब्रिक्स पर्यावरणीय मंत्रियों की बैठक हुई है, ठीक है। देखो ये दो आर्टिकल दे रखे थे, और इसके अंदर से मुझे क्या है कि एक एडिटोरियल था, जो हमारे मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव जी, तो उन्होंने उनका जो आर्टिकल था, तो उनका पूरा मतलब एडिटोरियल था न्यूज़पेपर के अंदर डला हुआ। तो वो क्या है कि वो मुझे अच्छा लगा, ये पीआईबी के अंदर ही दे रखा था वैसे तो वो मैंने लिया है इसमें, और इसमें थोड़ी सी अच्छी इंफॉर्मेशन थी। तो देखो आबादी है वर्ल्ड की इतनी जनसंख्या, ये ब्रिक्स की है। देखो इस बार मेंस के अंदर भी ब्रिक्स का क्वेश्चन आया है, और ब्रिक्स मेरे को पता भी था कि इस बार क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि हम इस बार अध्यक्षता वगैरह भी कर रहे हैं, और अगले 1-2 साल तक ना ये इंपॉर्टेंट रहेगा भी। तो आबादी है विश्व की 49.5% जनसंख्या ब्रिक्स के अंदर शामिल है, क्योंकि इंडिया और चाइना बड़े देश हैं, वो शामिल हैं इसके अंदर। जीडीपी का 40% इसके अंदर आता है, वर्ल्ड की जीडीपी का। और व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर 26% हिस्सेदारी है। आप मेंस के अंदर डायरेक्टली ये चीजें कोट कर सकते हो। स्टार्टिंग के अंदर जो फैक्ट डाटा हमें नहीं मिलता है वो यहाँ से हम चुरा सकते हैं। फिर उसके बाद में भारत की अध्यक्षता और दृष्टिकोण, जैसे G20 है, G20 के भारत के अंदर हुआ था, उसी की तर्ज पे क्या है कि इंडिया ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत ह्यूमैनिटी फर्स्ट को इन्होंने केंद्र के अंदर रखा है, और जन केंद्रित पीपल सेंट्रिक दृष्टिकोण है, इन चीजों को अपनाया है इसके अंदर ब्रिक्स के अंदर भी। अब देखो भारतीय जो प्रमुख पहले हैं, जैसे मिशन लाइफ हो गया, एक पेड़ माँ के नाम अभियान हो गया, या जन भागीदारी मॉडल वगैरह है, इनको इसके अंदर प्रस्तुत किया गया है ब्रिक्स के अंदर। अब देखो इसके अंदर 4 प्रमुख प्राथमिकताएं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। वैसे क्या है कि इसके अंदर शायद परफेक्ट नहीं होगा, इससे दूसरा जो आर्टिकल था उसके अंदर 4 जो प्राथमिकताएं थी उनको बहुत अच्छे से बता रखा था। इसमें मैं चौथा जो है उसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको सही करवाऊंगा कि सतत जीवन शैली, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, मतलब लाइफ मिशन है उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। तो ये 4 प्राथमिकताएं, ये आप कहीं भी जो मतलब ब्रिक्स की बात आए, या फिर ब्रिक्स के अंदर भी, या ब्रिक्स के अलावा भी जैसे पर्यावरण के बारे में कहीं बात आए, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो। तो देखो सतत जीवन शैली है, फिर उसके बाद में वनीकरण और वनाग्नि प्रबंधन, कि मतलब समुदाय है तो उसकी भागीदारी ली जाए, या फिर एआई वगैरह, रिमोट सेंसिंग वगैरह उसका यूज में लिया जाए, तो उसके लिए वनीकरण और वनाग्नि प्रबंधन है, ठीक है। फिर चक्रीय अर्थव्यवस्था है, सर्कुलर इकोनॉमी है, इसके बारे में है। और अगला है जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन, कि क्लाइमेट रेजिलियंस, जलवायु अनुकूलन के स्वदेशी और पारंपरिक ज्ञान है तो उसको यूज में लिया जाए। अब इसके अंदर सर्कुलर इकोनॉमी है, इसके अंदर इसमें ईपीआर भी लिखा हुआ था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वही था। हाँ वैसे तो ये 4 वो सेम ही हो गए, ठीक है, इसको ऊपर नीचे किया हुआ है बस, ठीक है चलो। तो ये 4 पॉइंट है, इनको याद रखना है। फिर ये पांचवा पॉइंट तो ऐसे ही है कि मार्गदर्शक सिद्धांत है, कि सीबीडीआर है, सीबीडीआर हम बात कर चुके हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी है अलग अलग देशों की। तो भारत की जलवायु उपलब्धियां क्या है, कि जैसे मतलब ये हम बात कर चुके हैं कई बार कि गैर जीवाश्म है तो उसके अंदर हमने कितनी हासिल कर ली है। फिर भविष्य का लक्ष्य है कि हम 2035 के नए टारगेट हम लेके आ चुके हैं, हम ये बात कर चुके हैं, पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। तो ये आप देख लेना यदि आप नया ज्वाइन किया है तो आपने। अब देखो भारत का नारियल क्षेत्र है, अगला आर्टिकल है कोकोनट क्षेत्र के बारे में, अगला आर्टिकल है। ये पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज़ थी, और 5-6 पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज़ भी ली है मैंने इसके अंदर, और काफ़ी सारे जो नए आर्टिकल थे वो भी थे, और कुछ छोटे छोटी जो चीज़ें मुझे लगी कि ये वाला जैसे सीबीडीए है, तो वैसी कुछ चीज़ें हैं जो ईयू वाली थी, तो उसको उनको भी मैंने लिया है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो वैश्विक और राष्ट्रीय स्थिति है, कोकोनट क्षेत्र के अंदर इंडिया क्या है कि उत्पादन के अंदर पहला है, उत्पादन के अंदर पहला है, और क्षेत्रफल के अंदर 3rd स्थान पे है, ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे, ये क्या है कि ऐसे छोटे छोटे फैक्ट हैं यहीं से ही उठा के और आपके प्रीलिम के एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाएंगे। तो आप है ना घबराना मत बिल्कुल भी कि इनको ये फैक्ट को हम याद कैसे करें, इनको याद करना ही पड़ेगा। देखो राज्यों की रैंकिंग क्या है, क्षेत्रफल के अंदर पहला कौन है, केरल। केरल के अंदर ऐसे मानो कि मतलब छोटी सी जगह है, लेकिन वहां पे जो एरिया है कोकोनट का क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा है। फिर उत्पादन सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु का एरिया काफी बड़ा है, ठीक है, लेकिन उत्पादन वहां पे ज्यादा हो रहा है इसलिए, ठीक है। फिर उसके बाद में उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कहाँ पे ज्यादा है, आंध्रा के अंदर। आंध्रा के अंदर उत्पादकता है कि पर हेक्टेयर उत्पादन है वो कहाँ पे हो रहा है ज्यादा, आंध्र प्रदेश के अंदर हो रहा है। तो ये 3 फैक्ट हैं, इनको भी याद रखना है। और इंडिया उत्पादन के अंदर पहला है, क्षेत्रफल के अंदर तीसरा है, ये भी याद रखना है। अब देखो एमएसपी वगैरह है ना,
जो नारियल के लिए दो तरीके से निकाली जाती है। एक तो मिलिंग कोपरा होता है, एक बोल कोपरा होता है। मिलिंग कोपरा जैसे तेल निकालने के लिए इस तरीके से यूज में आता है, जैसे नारियल पानी वगैरह और वो सब होता है, तो वो शायद ये मिलिंग कोपरा ही हो गया। और बोल कोपरा है, बोल कोपरा जो पूजा वगैरह के अंदर, इनके अंदर यूज में लिया जाता है वो है। तो उसके लिए इन दोनों के लिए ही एमएसपी निर्धारित करती है सरकार। ठीक है। फिर उसके बाद में योजनाएं वगैरह कौन कौन सी हैं, ये सरकार ने कौन कौन से काम किए हैं। नारियल विकास बोर्ड है, इसका गठन किया गया है। ये कृषि मंत्रालय के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय या फिर कोई और मंत्रालय उसके अंदर मत लिख देना। नारियल विकास बोर्ड है, ये कृषि मंत्रालय के काम करता है और ये मुख्यालय है इसका कोची के अंदर है। फिर उसके बाद में नारियल संवर्धन योजना है, ये क्या है, इसी बार के बजट के अंदर घोषणा की गई थी इसकी। नारियल संवर्धन योजना है, जैसे कीटों का प्रकोप हो गया, इनके अंदर कौन कौन सा कीट लगता है, रूट विल्ट रोग है, ये वाला रोग लगता है नारियल के अंदर। ठीक है, आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा रूट विल्ट रोग है ये कौन सी कृषि है, उसके अंदर लगता है, गन्ने के अंदर लगेगा या फिर कहाँ लगेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है रूट विल्ट रोग है ये कहाँ से कहाँ लगेगा। फिर उसके बाद में जीर्णोद्धार वगैरह, ये आपको पता है कि मतलब ये नॉर्मली कि पैसा वैसा दिया गया है कीट के प्रकोप को रोकने के लिए और उसके उत्पादन बढ़ाने के लिए। ठीक है, नारियल संवर्धन योजना है। फिर उसके बाद में कौशल विकास से जुड़ी हुई कुछ शब्दावलियां हैं जो नारियल सेक्टर से संबंधित है, जैसे कोको मित्रा है, ये किसानों को सेवा देने के लिए कुछ प्रशिक्षित लोग होते हैं जो पेड़ों पे चढ़ने का काम करते हैं और वहां से कोकोनट तोड़ने का काम करते हैं। ये क्या है, प्रशिक्षित होते हैं। ठीक है, कोको मित्रा हो गया। फिर फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री, ये क्या है, युवाओं को कुछ यांत्रिक उपकरण वगैरह ऐसे दे दिए जाते हैं और वो काम करते हैं। फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री है, उनको कहा जाता है ये, कि मशीनों पे चढ़ने का प्रशिक्षण वगैरह वो सब बना देने वाला कार्यक्रम है ये। फिर कैरा कौशल केंद्र है, कैरा कौशल केंद्र है, ये क्या है कि नारियल हस्तशिल्प है, हैंडीक्राफ्ट है, उसके केंद्रों को नेटवर्क बनाने के लिए है। कि नारियल नारियल से आपको पता है कि जैसे रस्सी वगैरह बनाना या फिर उसी के ऊपर हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाना वो काम आता है काफ़ी सारा। तो नारियल के अलग अलग यूज़ हैं, नारियल पानी के लिए, पूजा के लिए, उसके लिए रस्सी वगैरह बनाना। ठीक है, बहुत सारे काम है। तो एक्सपोर्ट है, तो नारियल का एक्सपोर्ट है तो वो बढ़ चुका है, कितना परसेंट है वो आपके लिए काम का नहीं है। और उसके अलावा क्या है कि ये एक्टिवेटेड कार्बन है, एक्टिवेटेड कार्बन है, इसको निर्यात लगातार अभी बढ़ता जा रहा है। तो थोड़ा सा आप, एक्टिवेटेड कार्बन है तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लो कि जैसे मतलब जो नारियल है, जो आप पूजा के लिए इसके अंदर जो गट वगैरह जो कहते हैं, ऊपर का जो बाहरी आवरण होता है, तो उसका जो खोल होता है तो वो क्या है, हार्ड सरफेस होता है। तो उसको हाई टेम्परेचर पे जलाया जाता है और फिर उसके बाद में उसके अंदर से उसको यूज लिया जाता है। जैसे मतलब आपको आरओ हो गया या फिर जो एयर प्यूरिफायर होते हैं, तो उनके अंदर जो कचरा वगैरह है वो सोखने का जो काम होता है वो ये एक्टिवेटेड कार्बन है ये करता है। और ये कहाँ से, नारियल से निकलता है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना, एक्टिवेटेड कार्बन ये इसके अंदर दिया हुआ नहीं है। ठीक है, सिर्फ नाम नाम लिखा हुआ है। तो एक्टिवेटेड कार्बन आप समझ गए होंगे कि एयर प्यूरिफायर वगैरह इसके अंदर काम आता है, ये भी नारियल से ही बनते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश के अंदर आप देख सकते हो। अब देखो अगला आर्टिकल है ये एफटीए के बारे में है कि इंडिया ने बहुत सारे अलग अलग देशों के साथ में एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो कर रखे हैं। और उनको कई सीईपीए कह देता है, सीसीपीए, ईसीटीए, अलग अलग हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर बता रखा है कि भारत का निर्यात क्षेत्र है वो कितना ज्यादा बढ़ गया है। जैसे वस्तु और सेवा दोनों मिला के हमारा कुल निर्यात है, आपको कहीं भी आंसर राइटिंग के अंदर लिखना है, 863.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, ये आप लिखोगे। ठीक है, उसके अंदर वस्तु और सेवा को यदि अलग अलग पूछा जाता है, कहीं पे आपको लिखने की जरूरत पड़े, तो आप अलग अलग लिख सकते हो। जैसे 441.8 है, फिर उतना ही उसके अंदर लिख दो, ये लास्ट के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा, 421 बिलियन डॉलर है, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यही याद रखना है बस। ठीक है, फिर उसके बाद में यूएई है। तो ये क्या है कि जिन जिन देशों से हमने एफटीए वगैरह कर रखा है उनके अंदर सबसे ज्यादा निर्यात गंतव्य है हमारा, निर्यात जहां पे हम करते हैं वो यूएई है। एफटीए निर्यात गंतव्य हमारा यही है। उसके अलावा जैसे ईसीटीए है, ईएफटीए है, ईएफटीए जैसे मतलब ये स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, लिंचेस्टीन हो गया, लिंकेस्टीन भी कहते हैं कई लोग, फिर आइसलैंड है। ये चार देश हैं जो ईयू के अंदर शामिल हैं, ईयू के देश हैं, मतलब यूरोपियन कंट्रीज हैं, ईयू के अंदर हैं ये। तो ये भारतीय ईएफटी है, भारत और ईएफटी है, तो इसके अंदर ये देश शामिल है। फिर इंडिया यूके हो गया, इनके बीच में सीईटीए शामिल है, भारत ओमान सीईपीए है, भारत ईयू एफटीए है। तो इनकी जो हेरारकी है वो सब हम दो तीन बार बात कर चुके हैं कि सीईटीए क्या होता है, सीईपीए क्या है और एफटीए क्या है, इन तीनों के अंदर अंतर क्या है वो हम बात कर चुके हैं। ठीक है, फिर जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया है, तो इनके बीच में ईसीटी है, तो निर्यात वगैरह हमारा बढ़ गया और हमारा जो 100% शून्य शुल्क हमारा हो जाए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और 2026 से हो गया। और ड्यूटी फ्री का भी एक टारगेट वगैरह इन्होंने बताया नहीं है, शायद इसके अंदर टारगेट भी है कोई 2035 तक का है या फिर ऐसे कुछ है। ठीक है, कि हम ड्यूटी फ्री है ना, निर्यात वगैरह हम कर सकें। और यूएई के साथ में इन्होंने टारगेट बता रखा है 2032 तक व्यापार हम दोगुना करेंगे।
फिर तरहीजी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कि मतलब जिस देश के अंदर बन रहा है उसकी क्या गारंटी है कि वहीं से जहाँ से आप आयात कर रहे हो तो वहीं पे ही वो बन रहा है। जैसे मान लो हम यूएई से आयात कर रहे हैं कुछ चीज़, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो चीज़ पाकिस्तान के थ्रू होके हमारे पास में, पाकिस्तान वहाँ से यूएई आया और फिर इंडिया को निर्यात की जा रही है। तो ये क्या है कि उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, ये भी स्थापित किया गया है। और जैसे इसके लिए क्या है, ये ई तरीके से मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जैसे मतलब क्यूआर कोड वगैरह लगा के या फिर एक डिजिटल प्रमाण पत्र वगैरह, ये सब भी इसके लिए शुरू कर दिए गए हैं। तो उससे क्या है कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है तो उसकी गारंटी हो जाती है कि उसका पता चल जाता है कि जहां से आप आयात कर रहे हो तो उसी देश की वो बनी हुई चीज़ है। फिर उसके बाद में ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म है। ट्रेड कनेक्ट है तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है निर्यातकों के लिए, थोड़ा सा जो एमएसएमई वगैरह है तो उनके लिए बता देता है कि यहाँ यहाँ पे तो आपको निर्यात कर सकते हो, इसके दाम इतने चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं वो एक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बता दी जाती है एमएसएमई को कि आप निर्यात करोगे तो कितना फायदा होने वाला है, उससे तो वो अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, व्यापार संबंधी जानकारी वगैरह मिलती है इनसे। अब सेवा क्षेत्र है उसके बारे में भी थोड़ा बता रखा है कि सेवा क्षेत्र का महत्व क्या है, कि इतना इतना से, वो मैंने आपको बताया कि वहाँ वहाँ या आप देख लेना। फिर सेवा क्षेत्र के अंदर पहुंच, भारत न्यूजीलैंड है, एफटीए है इनके बीच में। और कुशल भारतीयों को 3 साल का प्रवास मार्ग प्रदान करना, कि मतलब जो कुशल भारतीय हैं तो वहां पे जाके सर्विस सेक्टर के अंदर काम कर सकते हैं। फिर अकाउंटेंसी वगैरह इनके अंदर भी है ना, ईएफटीए, टीईपीए, नर्सिंग चार्टेड, ये मतलब वहाँ पे जो स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, लिंचेस्टीन हो गया, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भेजने की बात है। भविष्य की वार्ताएं वगैरह अलग अलग देशों के साथ में अभी चल रही है, जैसे पेरू, चिली, इजराइल, तो इनके साथ में भी एफटीए की वार्ताएं हमारी चल रही है। कनाडा हो गया, कनाडा के साथ में तो लगभग अब पूरा होने वाला ही है। ठीक है, मालदीव के साथ में भी अभी लगभग होने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत सारे देश हैं तो वहां पे भी है, अभी चल रहा है बात। तो एफटीए जितने भी थे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्होंने बताया है इस आर्टिकल के अंदर, एक साथ में ही दे रखा था इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। ठीक है, ये इंग्लिश के अंदर आप देख सकते हो। अब देखो, हमने कोकोनट सेक्टर के बारे में बात की, अब थोड़ा सा मखाना सेक्टर है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो ये कुछ आर्द्र भूमियां वगैरह या तालाब वगैरह ये सब होते हैं, तो वहाँ पे ये मखाना सेक्टर है तो मखाना जो उत्पादन होता है वो ज़्यादा होता है। और इसके अंदर बहुत सारे गुण वगैरह होते हैं, जैसे मतलब इसके अंदर बता रखा है, जैसे हाँ, लो ग्लाइसेमिक लोड है, कि जो मधुमेह रोगी हैं तो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है ये। ठीक है, ये जो शुगर है तो उसको बढ़ने नहीं देता। फिर कोलेस्ट्रॉल मुक्त है, ये वसा में बहुत कम है, प्रोटीन वगैरह ये बहुत ज़्यादा देता है। ठीक है, आवश्यक जो एमिनो एसिड है और उच्च प्रोटीन पाचन क्षमता है ये सब इसके अंदर मौजूद रहते हैं। और ये जो उथले तालाब हैं तो ये जैसे मतलब 5-7 मीटर या 12 मीटर तक हाईएस्ट होता है, शायद 5-7 मीटर ही होगा, ज़्यादा नहीं, 5-7 मीटर भी ज़्यादा होता है। तो उथले तालाब हैं वहाँ पे या फिर वेटलैंड है उनके अंदर इनको उगाया जाता है। और स्पेशली ये जो जीआई टैग है तो मिथिला रीजन है उसको मिला हुआ है, जीआई टैग मिथिला रीजन को मिला हुआ है। फिर उसके अंदर देखो थोड़ा शुरुआत से ही हम देख लेते हैं। देखो वैश्विक आपूर्ति में इतनी हिस्सेदारी इंडिया की है कि वैश्विक आपूर्ति का टोटल 80 से 85% मखाना उत्पादन इंडिया ही करता है। और आजकल इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कि अब मैं देख रहा हूँ कि मार्केट के अंदर मखाना मखाना हर जगह। किसी बच्चे को खिलाना हो तो मखाना सेक्टर के अंदर ऐसे सोचते हैं कि मखाना ही खिलाना है, या फिर किसी के लिए भी प्रोटीन जो रिच है वो करना है, या हॉस्पिटलों के अंदर भी हम देखते हैं, या फिर किसी के जोड़ों का दर्द है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये हेल्पफुल है। तो वैश्विक आपूर्ति के अंदर 80 से 85% हमारी हिस्सेदारी है। और 3/4 तो अकेले बिहार के अंदर ही होता है उसके अंदर से। ठीक है, तो ये दो फैक्ट है, ये थोड़ा सा आप देख लेना। और मिथिला मखाना है, ये जीआई टैग प्राप्त है इसको। एचएसएन कोड है, ये क्या है कि निर्यात के लिए स्पेशल कोड दिए जाते हैं, हार्मोनाइज्ड ऐसे कुछ नाम है इसका, है ना, न्यूमेन कल्चर ऐसे कुछ नाम है, मैं एग्जैक्ट मेरे को, हार्मोनाइज सिस्टम फॉर न्यूमेन कल्चर ऐसे यही है। ठीक है, याद आ गया। तो निर्यात आंकड़ों को स्पष्ट करने के लिए विदेश व्यापार जो डीजीएफटी है वो क्या है कि जो एचएसएन कोड है वो जारी करता है कि निर्यात के कितने कितने आंकड़े हैं, निर्यात के आंकड़ों का पता लगाने के लिए ये एचएसएन कोड जारी किए जाते हैं। फिर उसके बाद में प्रमुख निर्यात क्षेत्र हैं, जैसे अमेरिका के अंदर, यूएई के अंदर, कनाडा के अंदर। फिर उसके बाद में वहाँ पे बेचते हैं लेकिन उनको ज़्यादा मूल्य नहीं मिल पाता। मूल्य कहाँ मिलता है, नेपाल के अंदर अच्छा मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छा मिलता है, ये कुछ बता रखे हैं इन्होंने। जर्मनी के अंदर अच्छा पैसा मिलता है मखाना के। ठीक है, तो बाकी चीज़ें हमने देख ली है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड बनाया गया था सरकार ने, 2025-26 बजट के अंदर घोषणा की थी, है ना। और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं वगैरह बनाई है सरकार ने कि मखाना विकास के लिए बहुत सारे कार्यक्रम वगैरह मंजूरी बजट वगैरह कार्यक्रम हो गया। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, और मखाना के साथ में ये है कि वो तालाब वगैरह होते हैं वहाँ पे मछली उत्पादन भी कर सके, तो मखाना के साथ में मछली उत्पादन, ये प्रोग्राम भी चल रहा है। ठीक है, मखाना से मछली पालन है, ये एक ऐसी स्वीकृति एकीकृत प्रणालियां वगैरह भी विकसित की गई हैं। ठीक है, ये इंग्लिश के अंदर है, आप देख लो। अब
भारत जापान का संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति है। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे भारत और जापान की रक्षा क्षेत्र है, इसके अंदर बात की गई है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, इनके बारे में जैसे रक्षा मंत्री यहाँ पे आए हुए थे जापान के, तो उनके बारे में बात की गई है। देखो, धर्मा गार्डियन है एक, तो ये जापान के साथ में थल सेना का अभ्यास होता है, ये आपको सबको पता है, मुझे पता है। जापान और इंडिया का मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। ये समुद्री है, मरीन एक्सरसाइज है ये, ठीक है। ये एम से थोड़ा सा आप ध्यान रखना, मरीन है। तो नौसेना है, इसकी हो गई। फिर वीर गार्जियन है, ये वायुसेना की है, ठीक है। और ये पहली बार अभ्यास अभी जापान के अंदर ना, आत्मरक्षा बल के लड़ाकू विमान अभ्यास के लिए भारत आएंगे ये, ठीक है। भारत आने वाले हैं और पहली बार ही होगा ये वीर गार्जियन। तो ये वायुसेना का हो गया। थल सेना, जल सेना और वायुसेना, ये तीनों के लिए ही ये तीन चल रहे हैं। फिर उसके बाद में भारत, जापान और इंडोनेशिया, ये तीनों मिलके त्रिपक्षीय चल रहा है। इनका अभ्यास कौन सा? पैसेज अभ्यास है, ठीक है। ट्राइलेटरल पार्टनरशिप है ये। फिर उसके बाद में रक्षा उपकरण तकनीक है। एक यूनिकॉर्न एंटीना है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। यूनिकॉर्न एंटीना जैसे मतलब ये मान लो एक शिप है ना, और इसके ऊपर ये एक एंटीना टाइप में इस तरीके से लगा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि मान लो रडार वगैरह किसी को जैसे पकड़ना चाहती है कि ये जहाँ से जहाज आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इसके जितने भी जो एंटीना वगैरह होते हैं, वो इसके अंदर एक नुकीला यूनिकॉर्न, मतलब एक सींग होता है, सींग टाइप में एक चीज होती है। और ये जापान की टेक्नोलॉजी है, ये इंडिया को दे रहा है जापान। और इससे क्या होगा कि रडार के अंदर जो हमारा शिप है वो आएगा नहीं। और स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, स्टील्थ का मतलब आप समझते हो कि रडार के अंदर नहीं आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, तो उसके अंदर थोड़ी सी हेल्प मिलेगी उसको, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है ना ये बन जाएगा इसका, ठीक है। तो इससे इनको पता नहीं चलेगा, मतलब दुश्मन को पता नहीं चलेगा कि हमारा शिप है वहां पे जा रहा है। तो ये क्या है कि यूनिकॉर्न है, एंटीना है, ये जहाज पर तैनात किया जाता है। तो इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें की गई है जापान के द्वारा। फिर अनुसंधान सहयोग है, जैसे डीआरडीओ है, वहां का ये एटीएल है, इनके बीच में मजबूत साझेदारी वगैरह भी है, ये सब चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा समुद्री सुरक्षा के लिए समझौते किए गए हैं। 2+2 वार्ता है, जो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों की वार्ता होती है, तो वो अभी चौथी बार यहाँ पे की जाएगी। फिर उसके बाद में नया कार्य समूह, जैसे खुफिया उपकरण या फिर प्रौद्योगिकी स्थानांतरण, और बहुत सारी चीजें हैं रक्षा क्षेत्र के अंदर, जितने जो आप नाम लिख सकते हो उतना लिख देना चाहिए, ठीक है। तो संयुक्त सचिव स्तर की बैठक वगैरह हम करेंगे, ये सब बातें कर रखी हैं। फिर उसके बाद में इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क है, ठीक है। जो लॉजिस्टिक है, तो उनका एक दूसरे को हस्तांतरण करना, लॉजिस्टिक नेटवर्क है। उसकी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान क्या है कि सहायता वगैरह ये देने के लिए एक लॉजिस्टिक नेटवर्क बना रखा है इंडो पैसिफिक का। तो उसके सहयोग के लिए इसमें टेबल टॉप अभ्यास वगैरह जापान के अंदर अभी किया जाएगा, ठीक है। फिर क्षमता निर्माण है, जैसे बारूदी सुरंगें हैं, तो उनको नष्ट करने के लिए, डी माइनिंग के लिए, क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया तरीके से जापान हेल्प करेगा कि यहाँ आप घर के अंदर ही बनाओ, और डी माइनिंग वगैरह कुछ आपको करना है, बारूदी सुरंगें हैं उनको खत्म करना है, तो ठीक है। तो नौसेना पोत वगैरह, संयुक्त विकास सहमति, ये सब चीजें इसके अंदर की गई हैं। ये जो हाईलाइट कर रखी हैं, ये चीजें आप ध्यान रखना बस, इसके अलावा ज्यादा नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है मतलब एक इंडिया इंडिया और जापान ही पूछेगा वैसे तो, और इसके अंदर स्पेशली आपको डिफेंस सेक्टर पूछा जाए ये जरूरी नहीं है। लेकिन आप स्पेशली जैसे इंडिया और जापान के बारे में, रिलेशन के बारे में पूछा जाए, तो आप जैसे ये एंटीना था इसके बारे में, 2+2 वार्ता है इसके बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद में भी जैसे मतलब जो मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह और ये इतना भी लिख दोगे तो चल जाएगा आपका काम, ठीक है। फिर उसके बाद में CMLR है, इसके गहरे समुद्र, देखो इसमें क्या है कि डीप सी है, उसके अंदर जो दूर समुद्र मत्स्य संस्थान है, ये एक रिपोर्ट है, ठीक है। और ये CMLRE है, ये संस्था है, इसके द्वारा ये जारी की गई है। CMLRE का मतलब है सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, ये संस्था है। और इसके द्वारा इसकी जो 25वीं स्थापना दिवस था, उस टाइम पे जो गहरे समुद्र के अंदर कौन कौन से मत्स्य के संसाधन है, उनके बारे में रिपोर्ट वगैरह जारी की गई है। कि मतलब नीचे वाले सेक्टर के अंदर कितना है, 1000 किलोमीटर तक कितना है, फिर उसके बाद में कितना है, 1000 मीटर कह रहा हूँ, किलोमीटर नहीं, किलोमीटर कह दिया गलती से, ठीक है। तो इसके अंदर बता रखा है, देखो पहली बात तो है कि इसके लिए किस जो जहाज है उसका यूज में लिया गया था, इस जो सर्वे वगैरह किया गया है डीप सी के अंदर जाके, कि कहाँ पे मत्स्य पालन है वो अच्छा है, झींगा कहाँ पे पाया जाता है, ऑक्टोबस कहाँ पे पाया जा रहा है, या फिर वो अलग अलग जो मत्स्य हैं तो वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो इसके लिए फिशरी एंड ओशनोग्राफी रिसर्च वेसल, FORV, ठीक है, इसका नाम है सागर संपदा, इसका उपयोग किया गया है। ये एक जहाज है, इसका यूज में लिया गया है और इसके द्वारा डेटा वगैरह लिए गए हैं। और भारत का EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके समुद्रों के अंदर कौन कौन से संसाधन है उनका पता किया गया है, कि व्यवस्थित आकलन वगैरह किया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है कि ट्विलाइट जोन है, ट्विलाइट जोन का मतलब ये होता है कि जहां तक थोड़ी थोड़ी रोशनी ही पहुंच पाए, इतना गहरा जगह है, तो उसको कहते हैं, वो लेयर है जो
मेसोपेलेजिक मेसोपेलेजिक लेयर है। तो ये क्या है, 200 से 1000 मीटर तक की गहराई तक होती है। तो इसके अंदर जैसे मतलब माइटोफिट्स, गहरे समुद्र के झींगे या फिर ऑक्टोपस, स्क्विड्स, इस तरीके की जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। फिर उसके बाद में बायोलॉजिकल कार्बन पंप है। इसके बारे में देखो, कुछ कुछ कीवर्ड हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये क्या है कि एक समुद्री जीव होते हैं, तो रात को क्या करते हैं कि भोजन के लिए ऊपर आ जाते हैं और फिर ना वापस नीचे चले जाते हैं। तो ये क्या है कि भोजन के लिए ऊपर आए और वापस नीचे चले गए, तो नीचे जाके ये जैसे मतलब कार्बन वगैरह जो सतह के ऊपर कार्बन वगैरह होता है, तो उसको भी ग्रहण करते हैं और नीचे ले जाके उसको छोड़ देते हैं। तो इससे क्या है, जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है वो अच्छा होता है, कार्बन को गहरे समुद्र तक ले जाते हैं फिर उसके द्वारा। और ये वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करने के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप वर्ड याद रखना, कहीं भी आपको जैसे आंसर राइटिंग कर रहे हो या क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो मरीन इकोलॉजी है उसकी क्या हेल्प हो सकती है, तो उसके अंदर आप बायोलॉजिकल कार्बन पंप, इसके बारे में बात करोगे, ये कीवर्ड है, ये आप ध्यान रखोगे। फिर उसके बाद में बेंथिक तल है। बेंथिक तल मतलब जो थोड़ा सा स्लोप के ऊपर है, ज्यादा गहराई पे नहीं है, तो उसको कहेंगे 200 मीटर से अधिक गहरे महाद्वीपीय ढलान वाले जो एरिया है, वहां पे झींगे, पर्च, इस तरीके से फ्लैट फिश, इस तरीके से ईल वगैरह ये पाई जाती हैं। फिर खुले दूर समुद्र के जीव हैं, इसके अंदर भी जैसे शार्क वगैरह, अंटार्कटिक ईल वगैरह, इस तरीके से ये बहुत सारे जीव जंतु हैं, ये पाई जाते हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ऐसे बता रखा है, लेकिन आपको स्पेशली इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ लेयर वगैरह है इसके अंदर भी आप ध्यान रख सकते हो कि ये लेयर हो गई। फिर बेंथिक तल है तो वो कितने मीटर तक होता है। स्पेशली ये ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा ओशनोग्राफी पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ये देखते हैं ये ये जो लेयर होती है इनके बारे में, ठीक है। अब भारत के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन से हैं, इनके बारे में बता रखा है, आपको ये पता होना चाहिए। कोलम बैंक है, ठीक है, ये पश्चिमी तट पे ही है। और ये अग्निया बैंक है, ये महाराष्ट्र के अंदर है, पश्चिमी तट पे है ये भी। तो ये बैंक हो गए, यहाँ पे इकोसिस्टम है वो अच्छा है, ये बता रहे हैं। फिर मैंगलोर के पास में हो गया। फिर तिरुवनंतपुरम के पास में जो टेरेस है, ठीक है, समुद्र के नीचे का जो चपटा इलाका होता है ना, उसको टेरेस कहते हैं। तो फिर उसके बाद में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे क्या है कि हॉटस्पॉट अच्छा है, किनका, जैव विविधता का, जो मत्स्य पालन वगैरह ऐसे करना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। फिर रणनीतिक महत्व और तकनीक है, तकनीक का प्रयोग किया है तो इसलिए हम पता लगा लिया है, फिशरीज वगैरह, इकोसिस्टम वगैरह का पता लगाया है। और डीएनए का ई तरीके से उनका जो ट्रैकिंग वगैरह करनी होती है, तो वो इसके अंदर की गई है। जो एनवायरमेंटल डीएनए है, सॉरी, एनवायरमेंटल डीएनए, उसको एकत्र करने का काम किया है। फिर सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन वगैरह, इन सब टेक्नोलॉजी का इसके अंदर, इस जो परियोजना थी, रिपोर्ट तैयार की है, इसके अंदर किया गया है। फिर लक्ष्य क्या होगा, जैसे मतलब ब्लू इकोनॉमी वगैरह, ये सब आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एसडीजी कौन सा है, ये सब, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये अगला आर्टिकल है, ये ग्लोबल डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग अलायंस है। ग्लोबल डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग अलायंस, इसके बारे में है। देखो, हमारे इंडिया के अंदर एक एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था, अभी 6 महीने पहले की बात है। एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था और वहां पे क्या है कि इसको लॉन्च किया गया था, ग्लोबल डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग अलायंस। जैसे मान लो कि इंडिया के जो कुछ आईएएस अधिकारी वगैरह, ऐसे मानो कोई ब्यूरोक्रेट हैं, तो वो किसी गांव के अंदर और स्कूल के अंदर एआई का यूज लेके, और स्कूल का एक बहुत ही अलग लेवल पे है ना, उसको बहुत अच्छा कर दिया है, स्कूल के अंदर एजुकेशन सिस्टम को सुधार दिया है। या फिर अपने जिले के अंदर है ना कोई भी नई परियोजना लाके, और उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेश किया है, ठीक है। जैसे मतलब जेनरिक मेडिसिन वाला एग्जाम्पल आप देखो, जो समित शर्मा थे उन्होंने किया था। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल हैं, वो सेट किया है उन्होंने अपने एरिया के अंदर। तो अब क्या है कि वो ग्लोबल प्रैक्टिस है, जैसे मलेशिया के अंदर कोई ब्यूरोक्रेट है वो सीखना चाहता है उसको, या ब्राजील के अंदर कोई ब्यूरोक्रेट है वो सीखना चाहता है, तो हमारे जो एक प्लेटफॉर्म होगा उसके ऊपर हम रख देंगे इस चीज़ को, और उसके बाद में वहाँ के जो लोग हैं वो अपने हिसाब से उसको एडोप्ट भी कर सकेंगे। तो इसके लिए क्या है कि ग्लोबल डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग अलायंस है, इसको बनाया गया था, ठीक है। जो एक दूसरे के जो साझा करनी है प्रैक्टिसेस, उनके लिए ये अलायंस बनाया गया था। तो ये इसको क्या है कि भारत सरकार की ये थोड़ी सी पहल थी, वैसे तो किसी एक की पहल नहीं है, लेकिन ये भारत सरकार का एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है। कोई एक देश शामिल नहीं है वैसे तो, लेकिन इसके अंदर क्या है कि भारत सरकार का कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, उसकी वैश्विक पहल है ये, ठीक है, ऐसा कह सकते हो आप। फिर उसके बाद में ये क्या है, मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी में तो यही होता है कि अच्छी प्रैक्टिसेज हैं वो ब्यूरोक्रेट को सिखाई जाती हैं। तो ये मिशन कर्मयोगी है, उसके ऊपर आधारित है ये। जैसे शिक्षा हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, होल ऑफ गवर्नमेंट है, ये सारे दृष्टिकोण है, उनके अंदर ये काम करता है। और 4 प्रमुख लक्ष्य हैं इसके अंदर। जैसे पब्लिक सेक्टर है तो इसके अंदर संस्थागत क्षमता, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को मजबूत किया जाएगा। फिर साक्ष्य, एविडेंस बेस्ड पे है ना, यदि कोई क्षमता निर्माण वगैरह सरकार की मदद करना चाह रहा है तो उस तरीके से कुछ नया इनोवेशन लेके आया, तो वो सब है इसके अंदर। गवर्नेंस के लिए कुछ अच्छी प्रैक्टिस है, या ग्लोबल समुदाय तैयार करना, उसको तैयार करना। फिर लागू करने योग्य ज्ञान, केस स्टडी, प्रैक्टिकल गाइडेंस या वैश्विक भंडार रिपोजिटरी बनाना, ये सब है ना इसके अंदर प्रमुख लक्ष्य हैं ये,
ठीक है। अब 6 महीने के अंदर क्या क्या उपलब्धि है कि 10 देश हैं, ये यहाँ तक फैल चुका है कि 10 देश इसके अंदर शामिल हो चुके हैं, और 250 से ज़्यादा सरकारी अधिकारी हैं, वो डिजिटल स्तर पे सीधे तौर पे इसमें शामिल है। फिर 12+ वैश्विक भागीदारी है, कि मतलब अलग अलग जो यूनिसेफ हो गया या फिर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, ऐसे करके बहुत सारी संस्थाएं हैं, ये भी इसके अंदर शामिल है। भविष्य की रूपरेखा क्या है कि वार्षिक रिपोर्ट निकाली जाएगी इसके अंदर। उस वार्षिक रिपोर्ट का नाम क्या होगा, स्टेट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग रिपोर्ट, ये निकाली जाएगी। ठीक है। आपको ये पूछा जाए कि स्टेट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग रिपोर्ट है, ये किसके अंदर आती है, तो आपको सीधा पता होना चाहिए कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है। इसके अंदर एक हमने ग्लोबल डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग अलायंस बनाया था, और उसके तहत ये हमने कितनी कैपेसिटी बिल्डिंग की है, तो उसकी एक रिपोर्ट वगैरह वार्षिक तौर पे जारी की जाएगी। ठीक है। तो ये आगे आपके आपके लिए मतलब अगला जो करंट अफेयर 6 महीने बाद में जब इसके हो जाएंगे, 1 साल पूरा हो जाएगा, वो रिपोर्ट आएगी, तो उसमें भी करंट अफेयर में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है। अब देखो, ग्लोबल डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग अलायंस है, इंग्लिश के अंदर दे रखा है, आप देख लेना। फिर देखो अगला है, ये क्या है कि SC ST समुदाय है, सॉरी ST ही समुदाय है, सॉरी, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो उनके बारे में थोड़ा सा बता रखा था, PIB बैकग्राउंडर के अंदर था, और उसके अंदर एक स्कीम के बारे में बता रखा था, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, इसके बारे में PIB बैकग्राउंडर की न्यूज थी, और उसके सॉरी, उसके अंदर जैसे लीगल फ्रेमवर्क है, उसके अंदर बता रखी थी बहुत सारी चीजें। तो देखो, पेशा अधिनियम है, इसके तहत जनजातीय जो ग्राम पंचायतें हैं, तो उनके अंदर जो पंचायत विस्तार किया जाएगा, उसके बारे में है। और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उनके ऊपर इनका अधिकार बताया गया था। ठीक है, कि मतलब जनजातियों का अधिकार होगा, जो स्थानीय जनजाति हैं उनका ही अधिकार होगा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे। फिर उसके बाद में वन अधिकार अधिनियम है, इसके तहत भी ये कहा गया था, जैसे मतलब बांस हो गया, शहद हो गया, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, तो उनको जो उनकी बिक्री का, इनका संग्रह का, उपयोग का सारा कानूनी अधिकार है ना, वो स्थानीय जनजातियों को होगा। ये भी इसके अंदर बता रखा है। दो तो इनके लिए संवैधानिक अधिकार हैं। ठीक है। अब देखो, पहली बात तो प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। जैसे मतलब कच्चे उत्पाद वगैरह होते हैं, तो जैसे मतलब बांस हो गया या फिर कोई भी जैसे शहद वगैरह हो गया, तो जो जंगलों से वो उत्पाद निकालते हैं, तो उनको क्या है कि विक्रेताओं तक मूल्य वर्धित करके, मतलब उनको मूल्य वर्धित, जैसे शायद है तो उसको डब्बे में पैक करके भेज दिया, या फिर कुछ और चीज है जैसे, तो उनको कच्चे उत्पाद को मूल्य वर्धित करके और मार्केट के अंदर बेचने के लिए उद्यमों में बदलना। ठीक है। इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है। वित्तीय सहायता कौन देता है इसके अंदर, ये देता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम है। ठीक है। और उसके अलावा बैंक है, तो वो भी है ना, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, पैसा देने का काम करते हैं। फिर उसके बाद में मार्केटिंग है। मार्केटिंग कौन, जियो टैगिंग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग दे दिया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो उसके द्वारा उनको हेल्प करवा दी। फिर आदि महोत्सव है, जैसे मेले वगैरह हो गए, तो उनके द्वारा भी इनको जो बाजार तक पहुंच प्रदान करनी होती है, तो वो सब है ना इनके द्वारा किया जाता है। तो ये क्या है, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन है। तो वहाँ के जो लोकल प्रोड्यूस हैं, मतलब जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, तो उनको मूल्य वर्धित करके मार्केट के अंदर बेचना और उनको उद्यमी वगैरह बनाना, ये सब के लिए ये स्कीम शुरू की गई थी। ठीक है। अब क्या है कि पहले ही इन्होंने ये बताया कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, तो उनके लिए अधिकार क्या क्या हैं, जो जनजातियां हैं उनके अधिकार कहाँ कहाँ दिए गए हैं, तो वो वैधानिक ढांचा है, उसके बारे में बता रखा है कि पेशा अधिनियम हो गया और वन अधिकार अधिनियम हो गया। फिर उसके बाद में MSP है। MSP लगभग जो MSP है, 87 लघु वन उपज है, इनके ऊपर दिया जाता है। देखो 87 कितना इंपॉर्टेंट है ये कीवर्ड। ठीक है। और ट्राइफेड है, ये हेल्प भी करता है। आपको पता है कि ट्राइफेड है, जो जनजातीय प्रोड्यूस होते हैं, तो उनको मार्केट के अंदर बेचने के लिए ट्राइफेड हेल्प करता है। ठीक है। नोडल एजेंसी है, ये काम करते हैं इसके अंदर, MSP के अंदर भी। फिर वही है। अब देखो, वन धन विकास केंद्र है, वन धन विकास केंद्र भी है, तो इनकी स्थापना क्या है कि 2018 में इनको शुरू किया गया था। और ये वन धन योजना है, वन धन योजना है, जो उसका ही हिस्सा है प्रधानमंत्री, ये JVM है। ठीक है। जनजातीय विकास मिशन है, इसी का हिस्सा है ये वन धन योजना भी। तो जो वन धन विकास केंद्र है, उनके मॉडल के अंदर नींव वगैरह रखना, ये सब है, कुछ काम का नहीं है। संरचना क्या है इसकी, देखो इसके अंदर वन धन विकास केंद्र होंगे ना, उसके अंदर 300 आदिवासी और 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको मिलकर एक वन धन विकास केंद्र बनाया जाएगा, और वो एक साथ में आएंगे। और फिर उसके बाद में जो मतलब उनको कुछ बेचना है, या फिर FPO वगैरह जैसे हमारे यहाँ पे बनते हैं, किसान बनाते हैं, उसी तरीके से ये बनाएंगे। ठीक है। तो ये वन धन विकास केंद्र है, यहाँ पे जाके हेल्प लेते हैं ये। फिर जनजाति अनिवार्यता, किसी भी वन धन विकास केंद्र है उसमें कम से कम 60% सदस्य है ना ST समुदाय के ही होने चाहिए। ST के 60% होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छा कीवर्ड है। फिर वर्तमान स्थिति है, अपने इतने वंदन विकास केंद्र वगैरह हैं, इससे इतने जुड़े हुए हैं, वो आपके डेटा काम का नहीं है, बस इतना ध्यान होना चाहिए
की स्थापना, मतलब ये संरचना क्या है, 300 आदिवासी और 15 स्वयं सहायता समूह, इनको मिला के ही वन धन विकास केंद्र है, इनको बनाया जा सकता है। और 60% सदस्य हैं इसके अंदर एसटी समुदाय के होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये क्या है कि वंदन विकास केंद्र है, तो ये अपने जो प्रोड्यूस हैं तो उनको मतलब प्रसंस्कृत करके मूल्यवर्धित करके और उनको बेचने का काम वगैरह यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो ये इंग्लिश के अंदर आप देख सकते हो। अब अगला है, ये कम इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कि इसमें क्या है कि राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान है। तो इसके बारे में है कि जैसे एक तो एनआरएलएम है ना, आपको पता है एनआरएम है, और दीनदयाल उपाध्याय योजना है, उसका एनआरएलएम है। तो इसके तहत क्या है कि इसको राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान है, इसको लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या है कि जो 6 करोड़ लखपति दीदी हैं, मतलब इसके अंदर क्या है कि महिलाओं को उद्यमिता सिखाने के लिए काम किया जा रहा है। और स्पेशली जो 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का योजना है हमारी, तो उसको भी प्रोत्साहित करना या फिर उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी ना, ये उद्यमिता जो कैंपेन वगैरह चलाया जा रहा है, ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये 3 महीने तक काम करेगा। ये विश्व उद्यमी दिवस अभी चल रहा है, 21 अगस्त को हुआ था, और 21 नवंबर तक ये काम करेगा। फिर नया नामकरण इसके अंदर दे दिया गया है उद्यम सखी। उद्यम सखी किसका नाम दे दिया है, उद्यम संवर्धन में सहयोग करने वाले सामुदायिक कैडर है। देखो कुछ लोकल लोग होते हैं, जैसे मतलब कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होते, लेकिन कुछ लोकल लोग ही होते हैं जिनको क्या है प्रशिक्षण वगैरह पहले दे दिया जाता है। फिर वो क्या है कि जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या फिर कुछ वहाँ पे जो लोकल लोग हैं, तो उनको उद्यमिता सिखाने के लिए वो काम करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उनको क्या है सीआरपीईपी या बीडीएसपी, इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, उन लोगों को अब उनका नाम करके उद्यम सखी कर दिया है, ये थोड़ा सा आप देख लेना। ठीक है, उनका नाम चेंज किया है, इससे क्या है कि उन लोकल लोगों को थोड़ा सा पता रहे, इंग्लिश के नाम है ये, तो देखो सीआरपीईपी है, बीडीएसपी है, तो ये शॉर्ट फॉर्म ही है वैसे तो, लेकिन फुल फॉर्म वगैरह इसलिए नहीं लिखी जाती, इसलिए क्या उद्यम सखी कह दो सीधा, क्या दिक्कत है। तो नया नामकरण कर दिया जाएगा। फिर डिजिटल और बाजार एकीकरण है। अब जैसे मतलब क्रेता विक्रेता सम्मेलन वगैरह उनको एक साथ में लाने के लिए जो ओपन नेटवर्क डिजिटल जो ओएनडीसी है, ओएनडीसी की फुल फॉर्म भी याद नहीं आ रही अब देखो, है ना। फिर जीईएम है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, तो ये हो गया जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। तो ओएनडीसी की फुल फॉर्म क्या थी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। हाँ, ठीक है, कई कई बार ऐसा भी होता है, ब्लैंक हो जाते हो। तो ये इजी था वैसे तो। ठीक है, तो ओपन नेटवर्क और डिजिटल कॉमर्स है, और जीएम है, ऐसे पोर्टल हैं जो मतलब डिजिटली तरीके से लेन देन वगैरह करना, जो अपना सामान वगैरह आप बेचते हो, जैसे कोई गवर्नमेंट मतलब कोई संस्था वगैरह है, गवर्नमेंट संस्था है, सरकारी संस्थान है, तो उनको बेचना होता है, या फिर दूसरे लोगों को भी बेचना होता है, जैसे पीएसयू वगैरह के अलावा भी बेचना होता है, तो ये सब काम आते हैं। तो इनके द्वारा इनको जोड़ा जाएगा। फिर 5 लाख महत्वाकांक्षी, ये डेटा है, ये आपके काम का नहीं है, इसको हटा दो। ठीक है, आपको स्पेशली थोड़ा सा राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान है, इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लेना। और मेंस के अंदर कोई फोल्डर मटेरियल के तौर पे आप यूज में ले सकते हो, प्री के अंदर कोई काम का नहीं है। और मेंस के लिए अंदर भी आपको डायरेक्टली इससे नहीं पूछा जाएगा, इसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं वैसे तो। अब देखो अगला आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोबाइल फोन विनिर्माण योजना के बारे में। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है। ठीक है, तो देखो पहले पीएलआई स्कीम चल रही थी, आपको पता है पीएलआई स्कीम चल रही थी, और अभी जैसे मतलब 2026 के अंदर ही वो पीएलआई स्कीम है वो खत्म हो चुकी है। अब उसके लिए सरकार को क्या है कि थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, या तो उसी को ही 2.0 करके शुरू कर देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि नई योजना लाई जाती है उसको थोड़ा सा और अच्छा बढ़ावा देने के लिए। तो अब क्या है कि मोबाइल फोन के अंदर इंडिया है वो मतलब बहुत आगे चला गया है। मतलब आप देखो कि यदि टोटल उत्पादन जो क्षमता, पैसे के हिसाब से नहीं, यदि मास के हिसाब से यदि आप देखो, तो इंडिया है वो फर्स्ट स्थान पे चला गया है। ठीक है, तो इसमें इंडिया के जो पीएलआई स्कीम है उसका बहुत ज़्यादा हेल्प था। तो अब क्या है कि ये नई स्कीम है, ये सरकार ने लॉन्च की है, और मंत्रालय कौन सा है, माइटी है, इसके द्वारा लॉन्च की गई है। कितने करोड़ पैसे हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लो। फिर अवधि है 5 साल के लिए, इसको स्कीम को लॉन्च किया गया है 2026-27 से 30-31 तक। जो पहले पीएलआई स्कीम चल रही थी उसकी समाप्ति हो गई है 31 मार्च को, तो इसकी जगह पे ये स्कीम लाई गई है। अब लक्षित वर्ग है ना, ये 2 टाइप में इन्होंने बांट रखे हैं। पहले तो है कि जो विदेशी हैं या फिर सामान्य वर्ग हैं, वो एक के अंदर शामिल है, और दूसरे के अंदर जो भारतीय ब्रांड वाले जो लोग हैं, जो मतलब इंडिया के जो ओनर हैं, जैसे मतलब उनकी जो शायद 75% से ज़्यादा पार्टनरशिप है वो इंडियन इंडियन है, तो वो लोग हो गए। ठीक है, तो उनके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं इसके अंदर। जैसे टीएस 1 है, एक एक कैटेगरी पहली है जिसको टारगेट सेगमेंट कह रहे हैं। तो उसके अंदर क्या है, सामान्य विनिर्माण है कि मोबाइल फोन यदि विनिर्माण को बढ़ावा दे रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, तो 2.5% से 5% तक है ना आपकी वृद्धिशील बिक्री को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ये सरकार देगी। फिर लक्षित वर्ग है, ये
दूसरा पार्ट है, दूसरा कैटेगरी है, तो ये क्या है, भारतीय ब्रांड्स के लिए है। भारतीय स्वामित्व वाले जो ब्रांड हैं उनको 5% प्रोत्साहन दिया जाएगा, और यदि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा कर रहे हैं तो ऊपर से 5% के अलावा 3% और दिया जाएगा। और इसके अलावा भी है, TS2 आवेदकों को 1 साल की तैयारी की अवधि के विकल्प, मतलब 1 साल आप तैयारी वगैरह भी कर सकते हो, उसका भी विकल्प दे रखा है। फिर घरेलू घटक सोर्सिंग, अब क्या है कि जैसे आवश्यक कलपुर्जों की स्थानीय खरीद यदि आप कर रहे हो, खरीद स्थानीय कर रहे हो, तो 1.5% एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। और इकाइयों में कम से कम 25% सॉरी, स्थानीय कलपुर्जे प्रयुक्त हों। ठीक है, कि मतलब आप यदि स्थानीय कलपुर्जे हैं तो वो 25% तक यूज में ले रहे हो, स्थानीय उत्पाद हैं वो यूज में ले रहे हो। यदि जैसे मतलब आपको पता है कि जैसे सेमी फोन वगैरह बनाने के लिए अभी तो इंडिया क्या है, असेंबलिंग वगैरह का मेनली काम कर रहा है। और असेंबली के अलावा जैसे हम ताइवान से कहीं कुछ मंगा लेते हैं, कोई चीज़ हम कैमरा वगैरह कहीं से मंगा लेते हैं, चाइना से कोई आ जाता है, फिर असेंबल वगैरह इंडिया के अंदर अच्छा होता है। अभी क्या है कि इसके लिए भारत क्या है कि विनिर्माण करने के लिए, ये फ़ोन भी यहीं पे ही बने उसके लिए प्रयास कर रहा है। तो इसके लिए क्या है कि बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज वगैरह, ये एक्स्ट्रा इंसेंटिव वगैरह दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं, इनको याद रखना है आपको। ये छोटे-छोटे फैक्ट हैं, ये नई स्कीम आई है, इसके लिए आपको ये याद रखना है। और ये छोटे-छोटे फैक्ट हैं, ये मतलब प्री के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब देखो पात्रता मानदंड है। पात्रता मानदंड क्या होंगे, जो कैटेगरी 1 वाले से उसके अंदर सामान्य वर्ग और विदेशी जो लोग हैं उनके बारे में था। तो उनके अंदर क्या है कि 2025-26 में न्यूनतम उन्होंने 10,000 करोड़ तक का ना टर्नओवर प्राप्त किया है, या फिर मौजूदा ब्रांड में प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ की अतिरिक्त बिक्री का लक्ष्य है। ठीक है, ये उन्होंने रखा है। यदि और भारतीय ब्रांड है तो उसमें क्या होगा कि 51% है, सॉरी 75% नहीं है, वो तो एफडीआई वगैरह और उसके अंदर ही होता है। ये 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी है, तो स्पेशली मतलब यही हो गया कि 51% से ज़्यादा है तो क्या है कि वो इंडिया का ही जो निवेशक है, तो इंडिया का ही ब्रांड हो जाएगा वो तो इसलिए अधिक हिस्सेदारी भारतीय नागरिकों के पास होनी चाहिए। ठीक है, फिर आईपीआर है, ट्रेडमार्क है, उसका स्वामित्व भी है ना, इंडियन के पास में ही होना चाहिए, ये भी जरूरी है। क्षमताएं हैं भारत में स्थित हों, तो ये आईपीआर वगैरह ये सारे जो राइट है वो इंडिया के हों, और जो ओनर है वो भी इंडियन हो, जो 51% पार्टनरशिप है वो इंडिया की हो। फिर उसके बाद में लक्षित परिणाम और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के आंकड़े। अपेक्षित परिणाम क्या होंगे, जैसे मतलब इसके अंदर रोजगार वगैरह कितने होंगे, कितनी हमारी योजना अवधि होगी, उसके अंदर कितना पैसा लगेगा, वो सब बता रखा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वॉल्यूम के हिसाब से, मास के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, चाइना तो नहीं है सॉरी, ये दूसरा बड़ा है, चाइना से ऊपर तो नहीं जा सकते, लेकिन दूसरा बड़ा हो गया इंडिया। ठीक है, ये मैंने शुरुआत में गलत बोल दिया था। 99% है मोबाइल फ़ोन जो आप यूज़ में ले रहे हो, इंडिया के अंदर रहते हुए जो लोग यूज़ में ले रहे हैं, 99% इंडियन है, तो इंडिया के बने हुए ही फ़ोन यूज़ में ले रहा है। फिर 2025 के अंदर निर्यात है, उसके अंदर सबसे बड़ा एकल श्रेणी है, मतलब जो निर्यात है उसके अंदर श्रेणियों के अंदर बांटा गया है, कैटेगरीज के अंदर बांटे हुए हैं, सब कैटेगरी के अंदर मत जाना। मोबाइल फ़ोन है वो सबसे ज़्यादा हो चुका है। उसके अलावा जैसे पहले क्या है कि हम कटे हुए जो हीरे थे उसके अंदर हम पहले पे आते थे, फिर डीजल वगैरह थे, इसके अंदर भी थे, लेकिन इन सबको पीछे छोड़ के निर्यात के अंदर एकल उत्पाद की श्रेणी के अंदर है ना, सबसे ऊपर कौन सा आ गया है, स्मार्टफोन आ गया है। स्मार्टफोन का निर्यात हम अच्छा कर रहे हैं अभी। ठीक है, हाँ, तो ये निर्यात की श्रेणी के अंदर मुझे याद रह गया था, वॉल्यूम के हिसाब से तो हम चाइना को नहीं छोड़ पाए अभी। ठीक है, अब देखो ये अगला आर्टिकल है, नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी, NFRA, इसके बारे में है। जैसे मान लो कि जैसे चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह हैं, या फिर आपको पता है कि जो ऑडिटर वगैरह होते हैं, तो इनके ऊपर निगरानी वगैरह रखने के लिए एक संस्था काम करती है, और वो है NFRA। जैसे ICAI करके एक संस्था भी होती है जो चार्टेड अकाउंटेंट को रेगुलेट करती है, लेकिन ये क्या है, सेल्फ रेगुलेटरी है, संस्था है वो सेल्फ रेगुलेटरी है। और सेल्फ रेगुलेटरी कोई संस्था होती है तो उसकी क्या है कि जो अकाउंटेबिलिटी है उस पे थोड़ा-सा शक होता है हमेशा, कि ये अच्छे से मतलब अपने ही लोगों को, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो अपने ही लोगों को थोड़ा-सा है ना वो बढ़ावा देंगे, उनके ऊपर क्यों एक्शन लेंगे? तो इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, और ऑडिटिंग वगैरह के लिए ये क्या है, NFRA है, नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो ये क्या है कि इसका निर्माण किया गया था, और ये लगभग 2013 का एक्ट है। इसके तहत 2018 के अंदर स्थापित की गई थी। वैसे तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है, इसको ये थोड़ा सा ये वर्ड याद रखना, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है ये। ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय इसके तहत काम करती है, कॉर्पोरेट अफेयर है मिनिस्ट्री, उसके अंदर काम करेगी। इसकी संरचना क्या है कि एक अध्यक्ष होता है और 15 इसके सदस्य होते हैं। फिर लेखांकन मानक, देखो इसका काम क्या क्या है कि लेखांकन के जो मानक है वो निर्धारित करता है। जैसे देखो
अलग-अलग देशों के अंदर जैसे अलग-अलग लेखांकन के मानक होते हैं कि ऑडिटिंग है तो वो अलग-अलग स्तरों पे की जाती है कि ये चीज़ें आपको देखनी ही पड़ेंगी तब जाके आपकी ऑडिटिंग है वो सफल होगी। तो ऑडिटिंग के जो मानक हैं तो वो अलग-अलग देशों के अंदर अलग-अलग होते हैं और धीरे-धीरे चेंज भी होते रहते हैं, टाइम के साथ में चेंज होते रहते हैं। तो भारत क्या है कि भारत जो इंडियन गवर्नमेंट है तो वो इनको डिसाइड करने के लिए कहता है कि आप पहले देखो, सब कुछ पता करो कि कौन-कौन से मानक हैं वो आप पूरे इंडिया के अंदर ना एक जैसे मानक हों, ये डिसाइड किए जाएँ और फिर उसके बाद में जैसे सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी उसी मानकों के अनुसार काम करेगा और जो ऑडिटर है वो भी इसी तरीके से मतलब सीए यही हो गए। तो फिर उसके बाद में ये अपनी सिफारिश वगैरह भारत सरकार को देते हैं कि एनएफआरए है, ये सिफारिश है भारत सरकार को देगी कि ये नए नियम है, ये आप लेके आओ और फिर उसके बाद में जब सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ठप्पा लगा देती है, उसके बाद में वो मानक बन जाते हैं और फिर सारे इंडिया के जितने भी जो सीएज वगैरह है तो वो जैसे मतलब इनकम टैक्स वगैरह आप भर रहे हो तो उसके लिए हो गया या ऑडिटिंग करनी है वो सब के लिए एक ही मानक यूज में लेते हैं, सीए और सीएस हो गए। ठीक है, तो पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य हो सकते हैं। चेयरमैन है, अच्छा ये तो हो गया सॉरी। तो लेखांकन मानक है, ये निर्धारित करने का काम करता है और निगरानी का काम करता है कि जो लिस्टेड कंपनीज वगैरह है या अनलिस्टेड कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है या बीमा संस्थान है या फिर वित्तीय विवरण और ऑडिट गुणवत्ता की निगरानी वगैरह है ना, ये करता है कि ऑडिट अच्छे से किया गया है नहीं किया गया उसकी निगरानी भी करता है और उसके लिए नियम वगैरह कैसे बनाए जाएंगे उनका निर्धारण भी यही करता है। ठीक है, हालांकि जो एंड पोजीशन है वो सरकार की होगी, केंद्र सरकार ठप्पा लगाएगी तभी होगा। न्यायिक शक्तियां भी इसके पास में, जैसे सिविल कोर्ट की शक्ति है इसके पास में। ठीक है, और चार्टेड अकाउंटेंट ऑडिट फर्मों पर भारी जुर्माना लगाने की भी शक्ति है इसके, यदि कोई कदाचार वगैरह के अंदर फंस जाते हैं तो भारी जुर्माना लगा सकते हैं या फिर देखो 6 महीने से लेकर 10 साल तक इनको प्रैक्टिस से बैन भी किया जा सकता है। ठीक है, ये इनके पास में शक्तियां हैं, मतलब सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं इनको। ठीक है, अब देखो कुछ ब्रिक्स के अलग अलग डिक्लेरेशन वगैरह हैं उनके बारे में है। देखो ब्रिक्स के डिक्लेरेशन छोटे छोटे अलग अलग जगह पे वैसे हो रहे हैं और आपको इतना ज़्यादा जो फोकस है वो नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इतना करना चाहिए। जब आपके पास में एक साथ में सारी चीज़ें आ जाएंगी कोई मैगजीन के अंदर ही आप देख लेना तो उतना काफ़ी होगा आपके लिए। फिर भी हम देख लेते हैं साथ में, जैसे जयपुर घोषणा पत्र है इसके बारे में बता रखा है। जयपुर घोषणा पत्र किससे संबंधित है, पहली बात तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, टूरिज्म से संबंधित है। ठीक है, टूरिज्म मिनिस्टर थे उन्होंने मिलकर ये जयपुर घोषणा पत्र है इसके बारे में किया है। और अब इसके अंदर देखो टूरिज्म है तो इसके अंदर क्या है कि जैसे प्रमुख परिणाम क्या निकले, जयपुर घोषणा पत्र हो गया केंद्रित और हाँ मानव केंद्रित और जिम्मेदार एआई, कृत्रिम मेधा एआई का यूज है ना अच्छे से यूज में हो। फिर ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की 4 विषयगत प्राथमिकताएं, जैसे एआई और पर्यटन एक साथ में आए, संवहनीय और जिम्मेदार पर्यटन है, मतलब सस्टेनेबल पर्यटन हो, फिर रेस्पॉन्सिबल पर्यटन हो, फिर पर्यटन कौशल और क्षमता निर्माण हो और पर्यटन आदान प्रदान और निर्बाध यात्रा मतलब ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं आपको, थीमेटिक प्रायोरिटीज हैं, इनको थोड़ा सा आप देख लेना। आपको कुछ कीवर्ड वगैरह ऐसे याद रखने हो कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपको कोई क्वेश्चन आए तो उन इन चीज़ों को आप लिख सकते हो। प्री के लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है, मुझे नहीं लगता। प्रतिभागी देश हैं, इसके 9 सदस्य हैं, वो सारे इसके अंदर प्रतिभागी हैं। ठीक है, अब चेन्नई घोषणा पत्र है, एक विशाखापट्टनम घोषणा पत्र है वो अलग है इसके अंदर। ठीक है, तो ये 3 है ब्रिक्स के। तो चेन्नई घोषणा पत्र है, ये साइंस एंड टेक जो मिनिस्टर थे उनके अंदर था, उनकी उनके बीच में बात हुई है और ये चेन्नई घोषणा पत्र इनके बीच में हुआ है। अब देखो इसके अंदर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है ब्रिक्स ग्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना चाहिए। ब्रिक्स ग्लोबल रिसर्च एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी जो मेगा परियोजनाएं होती हैं उसके अंदर देखो आपको पता है कि जितनी बड़ी परियोजना होगी उसके अंदर उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी की यूज में आना जरूरी हो जाता है। और वो टेक्नोलॉजी का हम बाहर से ट्रांसफर वगैरह करें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर यदि हल्के पत्थरों का यूज में लिया जा रहा है, कहीं कोई देश कैसे काम कर रहा है तो हम क्या है कि अनुसंधान वगैरह करेंगे अवसंरचना के लिए, जैसे मेगा विज्ञान परियोजनाएं हैं या फिर इनके लिए क्या है कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए कोई भी काम कर रहे हैं तो हम ग्लोबल रिसर्च एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बनाएंगे ब्रिक्स देशों का। ठीक है, तो वो हम गतिशील रहेंगे कि एक दूसरे की हेल्प कर सकें एक दूसरे के साथ में। ठीक है, अब ब्रिक्स विज्ञान जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर क्या है कि अनुसंधान अवसंरचनाएं भी हैं, रिसर्च जो अवसंरचनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर होती हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, जैसे अभी हमने थोड़े दिन पहले ही बात किया था। ठीक है, जैसे जर्मनी के अंदर था शायद, वो जर्मनी के अंदर एक हमारा वो चल रहा है, तो वैसे ही उसी तरीके से अनुसंधान अवसंरचनाएं हैं, मेगा विज्ञान परियोजनाएं हैं, शोधकर्ता वगैरह ये साथ में आएंगे, वो है ये। ठीक है, अब ब्रिक्स विज्ञान और अनुसंधान भंडार है, ये इसके बारे में बता रखा है, ये ज्यादा काम के नहीं है। फिर स्टार्टअप वगैरह पे फोकस की बात की है, एक देखो ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड है, ये बनाया जाएगा। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो।
अब क्या है कि 2027 के अंदर जो अध्यक्षता है वो चीन के पास में चले जाएगी, तो उस टाइम पे ना इसको कुछ मंजूरी वगैरह भी बाद में दी जाएगी। ये ऐसी बातें कर रखी हैं, आपके लिए ज़्यादा काम की नहीं है। एक देखो विशाखापट्टनम घोषणा पत्र है, ये युवा मामले के मंत्रालय हैं, उसके बीच में है कि ब्रिक्स के अंदर खेल वगैरह किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की, उसके लिए है। तो संयुक्त घोषणा पत्र है ये, ब्रिक्स स्पोर्ट्स जॉइंट डिक्लेरेशन है, इसको अपनाया गया है। और इसमें क्या है कि मेक इन इंडिया, देखो वर्ड देखो आप, मेक इन इंडिया, प्ले इन इंडिया और ग्रो इन विद इंडिया, ठीक है। इसके तहत हम वैश्विक निर्माता हैं तो उनको आकर्षित करेंगे, जो मतलब अच्छे अच्छे उपकरण वगैरह बना रहे हैं या फिर अच्छी ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, वो सब चीजें, ठीक है। तो ब्रिक्स 2026 की थीम आपको पता ही है, हम कई बार बात कर चुके हैं। और इसकी देखो शॉर्ट फॉर्म है वो ब्रिक्स ही है। देखो बी फॉर बिल्डिंग, आर फॉर रेजिलियंस, आई फॉर इनोवेशन, सी फॉर कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। ब्रिक्स का ये शॉर्ट फॉर्म है, उसी की ये फुल फॉर्म करके और इन्होंने वो बना दी है, थीम बना दी है। फिर देखो ब्रिक्स खेल वगैरह है, इसके लिए ब्रिक्स खेल विनिर्माण कॉन्क्लेव है, ये कहाँ पे होगा अभी, ये देखो पीसीएस वगैरह के लिए काम के होते हैं या छोटे एग्जाम के लिए काम के होते हैं, उदयपुर के अंदर होने वाला है, राजस्थान पीसीएस के लिए काम का है, ठीक है। कि भाई ब्रिक्स खेल विनिर्माण कॉन्क्लेव है, ये उदयपुर के अंदर होने वाला है। फिर ब्रिक्स पारंपरिक स्वदेशी खेल प्रदर्शन है, ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, अक्टूबर के अंदर ये होगा अहमदाबाद के अंदर, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात के अंदर, ये गुजरात पीसीएस के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप देख लेना इन चीज़ों को। और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीन थे, इनके अंदर कुछ नहीं था। एक ब्रिक्स ग्रेन वाला है, वो इंपॉर्टेंट था, उसको मैंने गलती से कुछ अलग बताया था। लेकिन ये क्या है, विज्ञान की जो अलग अलग परियोजनाएं हैं या फिर बहुत सारा बड़ा कुछ प्रोजेक्ट वगैरह आप शुरू करना चाहते हो जो अनुसंधान के लिए हो, तो उनके अंदर हम पार्टनरशिप करेंगे, उसके लिए ये है ब्रिक्स ग्रेन, ठीक है। वो आप ध्यान रखना। उसके अलावा इंग्लिश में आप देख सकते हो ये, अब देखो ये, इसको क्या कहते हैं, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, पुनर्योजी कृषि है, इसके बारे में है। पुनर्योजी कृषि है, इसके सिद्धांत वगैरह, ये क्या है कि पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज़ थी, उसके बारे में था। अच्छा टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ है, हम आराम से ही चलेंगे आज, जैसे हम चलते आए हैं अभी अभी तक, ठीक है। और ये अब लगभग लास्ट में पहुंच चुके हैं हम। तो अब देखो पुनर्योजी कृषि के मूल सिद्धांत, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है, उसके कुछ सिद्धांत वगैरह होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बता रखा है आपको। यदि मेंस के अंदर पूछा जाए कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है तो वो क्या होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे इसके अंदर जैसे मिट्टी को है ना, पारिस्थितिक तंत्र को सक्रिय रूप से बेहतर बनाने के लिए काम किया जाता है। ऐसे है कि भाई जो जिस स्तर पे मिट्टी है उसी स्तर पे रखना हमारा काम रहता नहीं है, इसके अलावा हम थोड़ा सा उसको और बढ़ाएं, मिट्टी की क्वालिटी है उसको बढ़ाएं, उसके लिए रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है, इसका यूज में लिया जाता है। तो मिट्टी को कभी भी परती नहीं छोड़ा जाता है, मिट्टी को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है इसके अंदर। और इसके ऊपर कुछ ना कुछ फसल वगैरह, मल्चिंग वगैरह, कुछ ना कुछ ऐसे किया जाता है, हर टाइम पे कोई ना कोई फसल होगी इसके अंदर, ठीक है। चाहे वो नाइट्रोजन वाली कुछ फसलें हो, दलहन वगैरह हो या फिर कुछ दूसरी चीजें हो, तो कुछ ना कुछ वहां पे लगा हुआ हमेशा रहेगा। बारहमासी फसलें है ना यहाँ पे होती हैं, जो है ना जो मृदा को पकड़ के रखती हैं हमेशा, ठीक है। हमेशा कवर रहेगा, मल्चिंग वगैरह मिट्टी पे हमेशा कवर रहेगा, बारहमासी सजीव जड़ें हैं वो होंगी वहां पे, ठीक है। और सोइल के साथ में ना मिनिमम छेड़छाड़ की जाती है, जीरो टिलेज। जीरो टिलेज का मतलब यही होता है कि सोइल के साथ में हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है, जीरो टिलेज होगा। फिर रासायनिक इनपुट है ना, इसका कम कम से कम यूज में लिया जाएगा, रासायनिक जो उर्वरक वगैरह हो गए उनका कम से कम यूज में लिया जाएगा। पशुधन को इसके अंदर शामिल किया जाता है, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी को संवर्धित करने का भी काम होता है इसके अंदर, जैसे केंचुए वगैरह इन सब का पालन वगैरह ये सब भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अपनाई जाने वाली प्रमुख पद्धतियां कौन कौन सी हैं इसमें, मृदा और पोषक तत्व प्रबंधन, जैसे हरी घास है, जैसे हरी खाद है, सॉरी घास कह रहा हूँ, हरी खाद है उसका यूज में लिया जाता है। कवर क्रॉपिंग की जाती है कि मिट्टी को ढकने के लिए ही फसल उगाई जाती है, मैंने आपको बताया कि मिट्टी हमेशा ढकी हुई रहती है, चाहे मल्चिंग के लिए ढके हो या फिर उसके अलावा वो क्रॉप वगैरह लगा रखी है वो हो, कैसे भी हो, ठीक है। तो मल्चिंग या जैविक अवशेष वगैरह ढकना ये सब कैसे भी कर सकते हैं, या सजीव जड़ें भी रखी जाती हैं, ठीक है। मल्चिंग का मतलब आप समझते हो ना कि भाई कुछ फसल है तो उसको काट के और उसके मिट्टी के ऊपर बिछा दिया, जिससे क्या है कि उसकी नमी है वो धूप के साथ में बाहर ना निकल जाए, उसके लिए मल्चिंग कहते हैं, यूज में लेते हैं। नाइट्रोजन उर्वरक प्रबंधन, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, उसका उत्सर्जन को घटाने के लिए क्या कहते हैं, सुपर ग्रेनुअल यूरिया को गहराई में डाला जाता है। जो यूरिया है तो उसको गहराई में डाला जाता है, उससे क्या है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है जो निकलती है यूरिया से वो नहीं निकले और मिट्टी के अंदर पूरा नाइट्रोजन स्थिरीकरण है ना वो अच्छे से हो सके, उसके लिए क्या इसको अंदर डाला जाता है। फिर पत्तियों के रंग वाले चार्ट का यूज में लिया जाता है। देखो कुछ चार्ट होते हैं, जैसे मतलब हाथ से बने हुए, कागज से बने हुए कुछ चार्ट होते हैं और उससे पत्तियों का मिलान किया जाता है कि ये कितनी पीली हो गई है, ठीक है। तो जैसे मतलब किसान है वो खेत के अंदर जाएगा तो वो चेक करेगा कि मेरी जो पत्ती है
तो जो मतलब फसल है उसकी पत्ती है, तो वो किस लेवल की है, कितनी हरी है, हरी का लेवल है ना उसके अंदर अलग अलग दे रखा होता है, और उससे से पीली जितनी होती जाती है उतना ही उसको नाइट्रोजन की जरूरत होती है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन उसी हिसाब से दिया जाता है, ज्यादा नहीं दिया जाता है। कुल मिला के बात यह कि पत्तियों के रंग वाले जो चार्ट हैं उस पर मिला लिया जाता है और फिर उसके बाद में नाइट्रोजन दिया जाता है। नाइट्रोजन का मतलब ये यूरिया वगैरह हो गया। फिर साइनोबैक्टीरिया, लेग्यूम इंटरक्रॉपिंग, इन सबको दिया जाता है, मतलब कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए इनका यूज में भी लिया जाता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया वगैरह ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक होते हैं। ठीक है, जीवाणु वगैरह होते हैं, ये है कवक। तो प्राकृतिक खेती का यूज में लिया जाता है, जैसे जेडवीएनएफ है उसके अंदर हम देखते हैं बीजामृत, जीवामृत, ये सब हो गए, है ना। जेडवीएनएफ के अंदर देखा होगा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है उसके अंदर। तो घन जीवामृत, नीमास्त्र, दशपर्णी, इस तरीके से खेतों के अंदर ना जैविक इनपुट है वो यूज में लिए जाते हैं, जैसे गोबर वगैरह से बने हुए ये सब होते हैं। फिर एकीकृत कृषि प्रणाली, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जैसे पशुपालन वगैरह ये सारी चीजें एक साथ में जब आ जाती है ना, तो उसको कहते हैं आईएफएस, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। जैसे मतलब फसल खराब हो गई है तो वो पशुपालन है वो अच्छा दे देगा, बागवानी है वो अच्छा दे देगी। ठीक है, या फिर मत्स्य पालन है वो अच्छा दे देगा, ये आईएफएस है, इसके अंदर सारी चीजें आती हैं। और उसके साथ में इसको कृषि वानिकी को भी जोड़ दिया इन्होंने। तो मत्स्य पालन, वृक्षारोपण, संयोजन, ठीक है, ये तो जलवायु आघात यदि होंगे तो उसको सहने की क्षमता है तो इसमें विकसित हो जाती है। तो देखो पुनर्योजी खेती है, इसके अंदर कितने सारे पॉइंट आपको मिल गए हैं। अब देखो, पुनर्योजित खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहले कौन कौन सी हैं। एक तो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन हो गया, फिर उसके बाद में परंपरागत कृषि विकास योजना हो गई, फिर उसके बाद में पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला हो गया, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट है, ये हो गया। फिर सेल्फ हेल्प सॉरी एसएचसी है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, ये हो गए। फिर कृषि वानिकी उपमिशन है, कृषि वानिकी पे उपमिशन है, ये हो गया। तो इनके जो अंदर के फैक्ट हैं वो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया भी होगा कि कितने कितने पैसे दिए जा रहे हैं। 2 साल के लिए 4,000 रुपए दिए जाते हैं, इनके लिए 31,000 प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, ये बढ़ावा देने के लिए ये है, RKVY है। ये सब हम लगभग कर चुके हैं, पहले कई बार कर चुके हैं, तो स्कीम वगैरह के लिए इनको छोड़ दो कि इनमें कोई नई स्कीम नहीं है। लेकिन आपको ये पुनर्योजी कृषि है इसके बारे में पता होना चाहिए। और इसके अंदर देखो जीरो टिलेज वगैरह हो गया, मल्चिंग हो गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण है तो वो कैसे किया जाता है। और फिर उसके बाद में इसके अंदर आईएफएस है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, उसका भी यूज में लिया जा रहा है। फिर प्राकृतिक खेती है उसके जैसे यूज में लिए जाते हैं बीजामृत, जीवामृत, नीमास्त्र, है ना। तो ये सारी चीजें रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है। यदि आपको पूछा जाता है प्री के अंदर, मेंस के अंदर, कहीं भी, तो आप घबराना नहीं है अब। ठीक है, अब देखो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, ये भी जो पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज़ है उसके तहत ही आया हुआ है। और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है ये है। कार्यक्रम की रूपरेखा और मुख्य लक्ष्य क्या है, शुरुआत और उद्देश्य क्या है। देखो जैसे पशु है तो उनके अंदर स्पेशली दो जो डिजीज होती हैं वो कॉमन है। एक तो एफएमडी है, फुट एंड माउथ डिजीज होगी, एक ब्रूसोलिस होगी। ठीक है, तो इनको क्या है कि 2025 तक तो हमें नियंत्रण करना था, जो अभी तक नहीं हुआ है वैसे तो। और जो 2030 तक पूर्ण उन्मूलन करना, इरिडिकेशन करना है, वो हमारा लक्ष्य था। अब सरकार क्या कह रही है, योजना का विलय कर दिया है। ठीक है, अब क्या है कि इससे अधिक व्यापक बनाने के लिए अब क्या कर दिया है, पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, इसके साथ में इसको एकीकृत कर दिया गया है। ठीक है, एफएमडी वगैरह इनको रोकने के लिए अभी मिशन वगैरह चलाए गए थे, उनको इसके साथ में एकीकृत कर दिया गया है। अब टीकाकरण की रणनीति है कि साल में 2 बार अनाज टीका लगाया जाता है, और वो भी किसके, जैसे गाय भैंस और भेड़ वाले जो बकरी सुअर ये है, तो इनके इनके साल में 2 बार टीके लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद में ब्रूसोलिस है, ब्रूसोलिस का क्या है कि जीवाणु जनित है, बैक्टीरियल रोग है। ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, प्री के अंदर यही फंसाता है कि जीवाणु जनित रोग है ये। ठीक है, बैक्टीरियल रोग है ये। फिर इलाज इसका नहीं है, इलाज है ही नहीं ब्रूसोलिस का। तो लेकिन क्या है कि इसके लिए 4 से 8 महीने, एक बार हो जाए तो इलाज नहीं है, लेकिन 4 से 8 महीने की जो बच्चियां हैं, फीमेल काउस हैं, उनको ही लगाया जाता है। और ये जीवन काल में केवल एक बार लगाया जाता है, क्योंकि मतलब दूध वगैरह यही देते हैं तो इसके लिए इन्हीं पे लगाया जाता है। तो फीमेल काउस हैं, बछड़े हैं, तो उन पे ही लगाया जाता है। और ये जीवन काल में एक बार लगाया जाता है, 4 से 8 महीने के बीच के अंदर इनके लगाया जाता है ब्रूसोल्स का टीका। फिर डिजिटल पहले कौन कौन सी है, जैसे भारत पशुधन पोर्टल है, तो इस पे क्या है कि 12 अंकों की कोई डिजिटल आईडी होती है, जो हर एक पशु के कान के ऊपर वो टैग वगैरह आपने देखे होंगे लगाए जाते हैं, तो ये टैग आईडी होती है इनकी। तो बहुत सारे पशु हैं वो पंजीकृत हैं इसके तहत। फिर उसके बाद में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां हैं, तो मोबाइल वैन वगैरह होती हैं, वो घर घर जाके ऐसे पशुओं को देखते हैं, मोहल्ले मोहल्ले जाके देखते हैं, उसके नंबर वगैरह भी दे रखे हैं। फिर मैत्री है, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन है, तो मतलब कृत्रिम गर्भाधान वगैरह करना होता है तो उसके लिए मैत्री हो गया। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। फिर उसके बाद में
अब देखो प्रभाव और महत्वपूर्ण डेटा मामलों में भारी गिरावट आई है कि मतलब गिरावट आ गई, जैसे 132 से 140 हो गए हैं, ब्रुसेल्स के कितने कम हो गए हैं, ये सब आपको डेटा याद नहीं रखना है, बस ऐसे ही दे रखा है। एक देखो सीरोटाइप एशिया वन है, इसके 3 सीरोटाइप होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं बीमारी के। तो ब्रुसेल्स है, सॉरी फुट फुट एंड माउथ डिजीज है इसके। तो इसमें क्या है कि सीरोटाइप है, इसके अंदर सीरोटाइप एशिया वाला जो है ना, उसका एक नया मामला कोई भी नहीं आया है। इंडिया के अंदर कोई भी ये वाला मामला नहीं आया है जो इसका सीरोटाइप है, ठीक है। फिर दुग्ध उत्पादन में उछाल आया है, दुग्ध उत्पादन बढ़ गया है, वो तो कोई काम का नहीं है। फिर उसके बाद में वन हेल्थ, वन हेल्थ है और वैश्विक सहयोग है। देखो वन हेल्थ का मतलब ये होता है कि मत्स्य पालन या फिर पशुपालन या फिर हमारा एनवायरनमेंट है, ये सारा कुछ हेल्थ है वो अच्छी रहे, उसके लिए वन हेल्थ यूज में लिया जाता है, वर्ड कीवर्ड है ये। और ये वैश्विक सहयोग है, उसके लिए क्या किया जा रहा है, ये G20 महामारी कोष है, इसको लॉन्च किया गया है। देखो इसको आगे दिया गया है, और ये किस किस का है ये सब है ना, दे रखा है। जैसे G20 महामारी कोष है, इसके अंदर क्या है कि ये सहयोग से किस किस के सहयोग से, एडीबी, एफएओ, वर्ल्ड बैंक, इनके साथ में लागू किया जा रहा है। और 25 मिलियन की एक परियोजना शुरू की गई है, ठीक है। ये जूनोटिक रोग हैं तो उनको फैलने से रोकने के लिए, उनसे निपटने के लिए G20 महामारी कोष है ये, ठीक है। G20 महामारी कोष के बारे में पूछा जाता है तो किन किन की है, एफएओ, एडीबी और वर्ल्ड बैंक की है। और 25 मिलियन के साथ में इसको परियोजना को शुरू किया गया था। जूनोटिक रोग हैं, जूनोटिक मतलब जो पशुजन्य रोग हैं उनके बारे में है, उनको फैलने से रोकने के लिए है। और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वगैरह है, इसके लिए भी कुछ स्कीम वगैरह चलाई जा रही है, वो काम का नहीं है आपके, ठीक है। मतलब इसमें काम का नहीं है, कुछ अच्छा नहीं दे रखा है इसमें। देखो वन हेल्थ है तो इसके बारे में आपको पता है कि 2022 को प्रधानमंत्री जी ने बताया था और मंजूरी दी गई थी इसको। मूल अवधारणा क्या है कि ह्यूमन हो गया, पशु हो गया और एनवायरनमेंट हो गया, इनकी आंतरिक जो निर्भरता है उसके सिद्धांत पे काम करता है कि ये अच्छे से काम करें। और जो वन हेल्थ है, तीनों की हेल्थ है ना वो अच्छी हो सकती है, तभी है ना काम चलेगा। तो मुख्य उद्देश्य वगैरह है G20 के बारे में, वो वापस वही चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। तो इसको आप छोड़ सकते हो, वो यहाँ पे ही दे रखा था, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके इसके अंदर बता रखा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या ये साइबर कुश्ती के बारे में है, साइबर सिक्योरिटी एआई हैकाथॉन है। तो ये है कि रेदर देन डिटेक्शन। तो साइबर कुश्ती क्या है कि जैसे मतलब आपको पता है कि जैसे दंगल वगैरह ये सब होती है, कुश्ती वगैरह जैसे नॉर्मली होती है, तो साइबर कुश्ती एक अलग तरीके का एक कंपटीशन टाइप में सरकार ने शुरू किया है। और इसके अंदर क्या होगा कि ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो हैकर्स वगैरह हैं तो उनसे ही लड़ना है, या फिर हैक वगैरह किया है तो एथिकल हैकिंग वगैरह सीख ली है किसी ने तो वो अच्छे से कर रहा है, ये नहीं है। इसके अंदर क्या है कि आपको टारगेट दिए जाएंगे, और आदमी होगा तो वो किस तरीके से उस सिचुएशन के अंदर कैसा काम करेगा, वो सारी चीजें इसके अंदर सिखाई जाती हैं। देखो ये क्या है कि जैसे बग वगैरह खोजने का काम सिर्फ नहीं है इसके अंदर, इसका उद्देश्य केवल कमियां खोजना नहीं है। जैसे बग वगैरह आ जाते हैं सिस्टम के अंदर, वो काम नहीं है कि सिर्फ उसी को ही खोजना है, बल्कि साइबर सुरक्षा है उसके अंदर क्या है, डिसीजन मेकिंग, इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग है वो कैसे की जा सकती है, वो इसके अंदर किया जाएगा, ठीक है। तो ये शुरू किसने किया है, माइटी के तहत है ना, NIELT संस्था है, राष्ट्रीय नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, ये माइटी वाला ही है, सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है, ठीक है। इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब क्या है कि इसके 3 चरण है। पहले अखाड़ा होगा जो ऑनलाइन राउंड होगा, छोटे लेवल पे, मतलब छोटे नीचे के स्तर पे होगा, और बड़े लेवल पे होगा। फिर द दंगल है, इसमें ऑनलाइन राउंड होगा, इसके बाद में यहाँ पहुंचोगे आप अखाड़ा के बाद में। और फिर उसके बाद में केसरी जो फाइनल राउंड होगा, जो दिल्ली के अंदर होगा, ये ऑफलाइन होगा जहाँ तक मुझे पता है, द केसरी, ठीक है। तो ये इस तरीके से, आपको इतना डीप के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि ये ऐसे ऐसे चल रही हैं चीजें। तो विशेषता क्या है कि प्रतिभागियों को जानबूझ के अधूरा और एआई द्वारा है ना कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट टाइप में इस तरीके से दिया जाता है, उनको एआई द्वारा जनरेट किया हुआ भ्रामक डेटा दिया जाता है, और उसके द्वारा उसको विश्लेषण वगैरह करके, और उस टाइम पे जो दिमाग कैसे चल रहा है उस इंसान का, या फिर जो भी जो इसके अंदर शामिल होगा, तो उसको है ना देखा जाता है, परखा जाता है। तो जो जीतेगा विजेता टीम को साइबर केसरी नाम से ना नवाजा जाएगा। और फिर उसके बाद में जो रनर अप वगैरह होंगे उनको पहलवान कह देंगे, किसी को रुस्तम कह देंगे, ऐसे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या था, ये जो मतलब किस किस चीजों के लिए खोजने के लिए क्या क्या है, और ये क्या है, आयोजक कौन कौन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ठीक है। अब देखो अनुभव पुरस्कार है ये, कि जैसे मतलब कोई रिटायर्ड वगैरह जो केंद्र सरकार के कर्मचारी वगैरह हैं, कोई रिटायर हो चुके हैं तो अपना अनुभव साझा करते हैं, तो उसके लिए एक अनुभव पुरस्कार भी दिया गया है कि उनको अनुभव है तो उन्होंने किसी ने अच्छा दिया है, और उनकी क्या रेलेवेंस है, तो उन सब के लिए उनको अनुभव पुरस्कार दिया है 2026 के लिए। मंत्रालय किसने दिया है, कार्मिक वाला मंत्रालय है, ठीक है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पेंशनर वेलफेयर, ठीक है। और
तो इन्होंने क्या है, अनुभव मंच क्या है कि इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी हो गए, 12 पीएसबी हो गए, पब्लिक सेक्टर के बैंक हो गए, या सीपीएससी हैं, तो इनके क्या है, कर्मचारियों को सरकार में काम करने का अपना अनुभव है तो वो साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। पहली बात तो ये अनुभव है। और अनुभव पुरस्कार क्या है कि राष्ट्र निर्माण के अंदर उन्होंने क्या क्या काम किया है, जैसे 15 विजेताओं को पुरस्कार वगैरह दिया गया है, और पेंशन मित्र वगैरह ये पुस्तिका जारी की गई। ये आपके काम का नहीं है, सिर्फ इतना थोड़ा सा पता होना चाहिए अनुभव पुरस्कार किससे संबंधित है। ठीक है, इतना ही है। ये लास्ट वाले लेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लास्ट में लेके आया हूं। अब हम लास्ट में आ चुके हैं लगभग। अब देखो, कोच्चि स्थित सीएसएल द्वारा निर्मित, ठीक है, तीसरी पनडुब्बी रोधी उथले जल की नौका है मैंग्रोल। ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है ये। ठीक है, और इसका क्या है, जल की नौका है ये। तो इसका नाम क्या है, मैंग्रोल। मैंग्रोल नाम है इसका, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये सेना को सुपुर्द कर दिया गया है। किसने बनाया, कोच्चि, कोच्चि ने बनाया है, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड है, इसने बनाया है। ठीक है, बस इतना ही। और ये 80% से ज़्यादा स्वदेशी निर्मित है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस। ठीक है, और ये उथले जो पानी होता है, जो छिछला पानी होता है, जो तटों के आसपास में पानी होता है, वहाँ पे ये काम करती है। वहाँ पे यदि सबमरीन वगैरह आ जाती है तो उसको चेक करने का काम ये करती है। अब देखो, कुछ अभ्यास है। अभ्यास पिच ब्लैक है, पिच ब्लैक के बारे में बता रखा है, और एक उदारा शक्ति है, इसके बारे में बता रखा है। तो पिच ब्लैक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है, और वैसे उसके अंदर बहुत सारे देश हैं शामिल हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वायुसेना है, इसका अभ्यास है। और बहुराष्ट्रीय वायुयुद्ध है, तो उसके लिए अभ्यास वगैरह यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए थे। भारतीय टीम भी गई थी, भारतीय वायुसेना की टीम गई थी। ठीक है, तो उन्होंने भी इसके अंदर हिस्सेदारी ली है। और अभ्यास उदारा शक्ति है। उदारा शक्ति है, यह है प्रकृति और देश, मतलब ये क्या है, मलेशिया का है। मलेशिया की रॉयल मलेशियन नेवी है, और इसके द्विपक्षीय अभ्यास है ये, भारत और मलेशिया का। तो भारतीय एयरफोर्स है, ये दो अभ्यास एक साथ में करके आई है, इस तरीके से इन्होंने बताया। तो उदारा शक्ति के बारे में बताना चाहिए, मलेशिया के बारे में, और पिच ब्लैक। ठीक है, फिर उसके बाद में ये इंग्लिश के अंदर है। एक देखो, मेरे को कीवर्ड दिखा कि ये अथार बांकी क्रीक है। ये कीवर्ड कहीं दे रखा था, पीआईबी के अंदर ही आया हुआ था, और इसके बारे में मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि क्रीक है। आपको पता है कि जैसे समुद्र का तटीय इलाका है, तो वहाँ पे इस तरीके से पानी के थोड़े थोड़े जो ज्वारीय पानी है, उसकी वजह से इस तरीके से ये दरारें टाइप में ऐसे आती हैं, उसको क्रीक कहते हैं, जैसे सर क्रीक हो गया, है ना। तो ये क्या है, क्रीक है, अथार बांकी क्रीक। कहाँ पे उपस्थित है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। महानदी तट है, उसके ऊपर है, और ओडिशा के अंदर है। उड़ीसा के अंदर है, पारादीप बंदरगाह है, उसके पास में है। ठीक है, महानदी डेल्टा प्रणाली का हिस्सा है ये। और पारिस्थितिकी तंत्र की इसकी विशेषताएं क्या है कि जैसे वहाँ पे मैंग्रोव वगैरह, दलदली भूमि वगैरह हो जाती है क्रीक के अंदर, स्पेशली तो यही होता है काम वहाँ पे। तो मैंग्रोव वगैरह, मुहाने वगैरह पारिस्थितिकी तंत्र ना समर्थन करता है, वहाँ पे ज्वार वगैरह ज़्यादा आते हैं। अब क्या है कि वहाँ पे औद्योगिक प्रदूषण है ना, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा था, इसके लिए शायद ये चर्चा में है। उसके अलावा भी कुछ और चर्चा के अंदर भी था ये, तो मैंने वो ध्यान नहीं दिया। मेरे को इंपॉर्टेंट ये लगा उसके अंदर, आर्टिकल के अंदर, इसलिए मैंने इसको ले लिया। ठीक है, तो आप देख लेना इसको। लोकेशन ध्यान रखनी है इसकी, कहाँ पे है, और क्रीक का मतलब क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा वैसे तो। अब देखो, डिजिटल भारत निधि है, जिसको यूएस ऑफ कहते थे, ये पहले का है हमारा। इसको रिवीजन मोड के अंदर ही डाला है, गलती से आ गया था ये। तो डिजिटल भारत निधि है, इसके बारे में आपको सबको पता है वैसे, कि मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर या फिर कहीं भी है ना, आपको मोबाइल नेटवर्क वगैरह लगाने हैं, तो ये क्या है कि दूरसंचार कंपनी है, वो इसके अंदर पैसा डालती हैं, और फिर उसके बाद में इसका यूज़ में जो नेटवर्क वगैरह अच्छा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखो, मैत्री अभ्यास है, भारत और थाईलैंड का है, ये आपको पता है। ठीक है, इसके लिए टुकड़ी रवाना हो चुकी है, ये है कि अभ्यास मैत्री है, ये भारत और थाईलैंड की का अभ्यास है। अब पीएम आवास योजना है, इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव किया गया है। ठीक है, अब इसके नियम वगैरह है, तो इसके अंदर मंत्री जी ने कहा है, राजस्थान के अंदर आए थे ये, शिवराज सिंह जी। तो इन्होंने कहा, वहां पे कहा कि इसके लिए आवास योजना है, उसके जो लाभार्थी होंगे, तो उनके लिए क्या है कि दोपहिया वाहन रखने वाले जो होंगे ना, उनको भी अब पक्का आवास मिल सकेगा। ये इन्होंने एक, पहले इस पे रोक थी, और इसको इन्होंने शुरू कर दिया है। ठीक है, और 15,000 रुपए प्रति माह तक जिनकी आमदनी है, जिन बहनों की आमदनी है, उन्हें भी आवास का लाभ मिलेगा। ठीक है, ये पहले सीमा कितनी थी, 10,000 रुपए थी, अब इसको बढ़ा के 15,000 रुपए कर दिया गया है। और किसानों के जिनके पास में 5 एकड़ असिंचित या 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है, उनको भी दिया जाएगा। ये 3 फैक्ट हैं, ये इसके लिए मैंने लेके आया हूँ इसको। ठीक है, ये 3 फैक्ट हैं, इनके अंदर चेंज किया गया है, आवास योजना के तहत चेंज किया है, उनको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहली बात है, दोपहिया वाहन रखने वालों को मिल जाएगा। फिर 10,000 की बजाय 15,000 कर दिया है, जो वार्षिक मासिक रुपए जितने मिल रहे हैं उनको। और ये एकड़ है कितना, 5 एकड़ और 2.5 एकड़। ठीक है,
अब देखो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई किताब है उसके बारे में था, रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स, जैसे जोड़ों का इस तरीके से है ना क्या काम है, तो इसके बारे में रूमेटोलॉजी एसेंशियल है। इसका किसने, प्रोफेसर आनंद एन मालवी हैं और डॉक्टर प्रशांत कौशिक हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। ये पीसीएस वगैरह में भी कहीं भी पूछे तो यदि आप लिख सकते हो, यूपीएससी के लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है, काट देना हटा देना कोई काम का नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, पहला है सीबीएम है उसके बारे में, दूसरा है, मैं हट रहा हूँ साइड में, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है इसके बारे में है, फिर खुले प्राकृतिक जो ओपन नेचुरल वन वाला था इसके बारे में है। 5 क्वेश्चन आज आपके लिए। भारत में, आप पॉज कर करके करते रहना, भारत में मोबाइल फोन विनिर्माण योजना है उसके बारे में दे रखा है। और लास्ट है ये साइबर कुश्ती, ये 2-3 चीजें हैं वो एक साथ में आ गई हैं इसमें। ठीक है, और ये आपके लिए 2 मेंस के क्वेश्चन है, ये नीचे वाला जरूर लिखना, आप पुनर्योजी कृषि वाला है ये जरूर लिखना। ठीक है, तो फिर अपन अगले मंडे को मिलेंगे, या फिर हो सकता है संडे को या मंगलवार को ही मिल सकें। यदि पहले रिकॉर्ड कर लिया है मैंने, तो मंडे को थोड़ा बिजी रहूंगा मैं, थोड़ा ऑफलाइन मीटअप है जयपुर के अंदर शायद, तो उसके लिए। और फिर उसके बाद में हम अगले देखते हैं कि मंडे को नहीं तो मंगलवार को या फिर संडे को मैं रिकॉर्ड करके चला जाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर, थैंक यू।